क्या पढ़ा था कल? भवाई। कौन कौन से भवाई पढ़ा दिया? और स्वांग और नौटंकी, तमाशा, ख्याल, है ना? हाँ, लोकनाट्य तो है, 5 पढ़ा दिए। तो सुनाओ, देखो, ख्याल एक ऐसा लोकनाट्य है जिसमें पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां होती है, संगीत पर ध्यान थोड़ा ज्यादा देते हैं, और सूत्रधार को क्या बोलते हैं? पहली ख्याल हमने पढ़ी कुचामण की, तो वो कौन सी होगी? कुचामण। इसको शुरू करने वाले तो कौन थे? आगे बढ़ाने वाले। और उसकी मुख्य कहानियां कौन कौन सी है? राव रीडमल, मीरा मंगल, चांद नीलगिरी और गोगाजी चमा। और महिलाओं की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद कौन सी ख्याल थी? 2 चीजें पढ़ी गई, एक तो इसके अंदर नए प्रयोग हो सकते हैं और इसमें महिलाएं भी भागी। इसके बाद तीसरी कौन सी पढ़ी? इसका मुख्य के अंदर कौन सा था? मुख्य और उसका शुरू करने वाले कौन थे और मुख्य कलाकार कौन हुए? उसके बाद में हमने एक पढ़ी हेला ख्याल, उसके मुख्य के अंदर कौन कौन से थे और कौन से दिन की जाती है वो? गणगौर। और मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा होता है? नौबत। उसके बाद एक ख्याल हमने पढ़ी थी अलीबख्श। अलीबख्शी कहाँ के नवाब थे? उनको अलवर का क्या कहते हैं? अलवर का रस। कौन सी भाषा में की जाती है? अहिर वाटिया राठी। और ये भाषा कहां से कहां के बीच की? कोटपुतली से बहरोड। कोटपुतली से बहरोड की भाषा। और उसके बाद में हमने एक बात और पढ़ी दपाली ख्याल। कौन सी ख्याल है? दपाली ख्याल कौन से चंद्र में आपके? और मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा होता है? डफ। उसके बाद एक कौन सी थी? कन्हैया, भगवान कृष्ण की है। ये करोली और सवाई माधो। और इसमें हलकारा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मेडी। उसके बाद एक कौन से बड़े? भेंट के दंगल। ये कहां पे होते हैं आपके? बाड़ी और बसेड़ी। उसके बाद एक पढ़ी हमने तुर्रा कलंगी, जो शुरू किसके द्वारा की गई? तो कंगीर और सहाली द्वारा की गई। और कहां के राजा ने इनको क्या क्या दिए थे अपने? ये कौन सी कहानी पर आधारित है? शिव और पार्वती। शिव पक्ष के झंडे का रंग और पार्वती पक्ष के झंडे का रंग, दोनों पक्ष आपस में कंपटीशन करते हैं उसको। ये एकमात्र लोकनाट्य इसमें मंच की, एकमात्र लोकनाट्य इसमें दर्शक भी भाग ले सकते हैं। अपने राजस्थान में कहां लोकप्रिय हुआ? मेवाड़। मेवाड़ में किसने लोकप्रिय किया? साहिडू सिंह और हमीद बेग ने इसको लोकप्रिय किया था। और क्या पढ़ा हमने इसमें? हाँ, इसके मुख्य कलाकार कौन कौन है बताओ? देखिए, चेतराम, जयदयाल, ओंकार सिंह, एक और कौन रह गया? ताराचंद। और मुख्य के अंदर कौन कौन से? गोसुंडा और निम्बा हेड़ा इसके मुख्य के अंदर है। उसके बाद कौन सा पढ़ा हमने? नौटंकी। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र। कौन सी शैली है? हाथरस। राजस्थान में कहां हुआ था आपने? भरतपुर। शुरू किसने किया? बुरीलाल जी। आगे किसने बढ़ाया? और मुख्य कहानियां कौन कौन सी है? अमर सिंह राठौड़, आला उदल, सत्यवान सावित्री, हरिश्चंद्र, तरम। आगे फिर उसके बाद मूल रूप से कहां का लोकनाट्य अपने कहां लोकप्रिय हुआ? कौन से राजा के टाइम? किसको लेके आए थे? बंशीधर भट्ट को। और आपने जयपुर की नृत्यांगना भाग लिया करते, कौन लेती थी? बहुत। एक और लिखना है इसमें, मैं भूल गया, अभी याद आया मेरे। एक फैक्ट और लिखो इसमें, तमाशा में लिखना एक बात। जैसे हमने पढ़ा उसमें कि तुर्रा कलंगी, उसमें मंच बने होते हैं। ये ना एक खुले मैदान में होता है और उस मैदान को बोलते हैं अखाड़ा। क्या बोलते हैं? तो तमाशा जहां किया जाता है उस जगह क्या बोलते हैं? लिख लो। तमाशा का आयोजन एक खुले मैदान में किया जाता है। तमाशा इज परफॉर्म्ड इन एन ओपन ग्राउंड। तमाशा का आयोजन एक खुले मैदान में किया जाता है। तमाशा का आयोजन एक खुले मैदान में किया जाता है। तमाशा इज परफॉर्म्ड इन एन ओपन ग्राउंड। एक खुले मैदान में किया जाता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अखाड़ा। जिसे अखाड़ा कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज अखाड़ा। जिसे क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। अच्छा, इसमें हमने पढ़ा कि होली वाले दिन कौन सा तमाशा करते हैं? जोगी जोगन। होली के अगले दिन हीर रांझा। और शीतलाष्टमी वाले दिन जुठन मिया और चैत्र अमावस्या के दिन। कहने का मतलब है कि होली से लेकर 15 दिन तक होता है। देख लो, होली से शुरू हो गए चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या मतलब 15 दिन हो गए, तो वो जो पूरा पक्ष होता है चैत्र वाला वो चलता रहता है। उसके बाद कौन? और इसके मुख्य कलाकार कौन कौन से बताए थे? फूलजी भट्ट और गोपी जी भट्ट। आगे कौन सा बता था? तो अलग अलग पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहन के उन पे एक्टिंग की जाती है। इस कला को और क्या बोलते हैं? अपने बहुरूप के। अपने कहां पॉपुलर हुआ? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में जगह कौन सी पड़ती है? मांडल। वहां पे कौन सा स्वांग होता है? नहरों का। कौन से बादशाह के टाइम में शुरू हुआ और किस दिन किया जाता है? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी क्या होता है? महावीर जयंती। क्या होता है? महावीर जयंती। अच्छा, उसके बाद स्वांग के अंदर हमने पढ़ा, स्वांग ही पढ़ रहे हैं? हाँ, स्वांग में पढ़ा। मुख्य कलाकार कौन कौन थे? परशुराम जी और जानकीलाल भांड। और जानकीलाल भांड को हम और क्या कहते हैं? मंकी मैन। उसके बाद कौन सा है? भवाई। कौन सा है? भवाई। अब वही उदयपुर संभाग में गुजरात के पास वाले क्षेत्रों के अंदर कौन सी समुदाय द्वारा? भवाई। ये एक ऐसा लोकनाट्य है इसमें कलाकार मंच पे आगे परिचय, सामाजिक समस्याओं पर कटाक्ष किए जाते हैं। मुख्य कलाकार पुरुष होता है, उसको क्या बोलते हैं? सगा जी। और जो महिला होती है उसको क्या बोलते हैं? सगी जी। और इसके वो कौन कौन आपके कहानियां कौन कौन सी है? बिकाजी और बागजी और जसमल ओडन। और जसमल ओडन वाली कहानी को आगे किसने बढ़ाया? शांता। सुनना एक बात, यूं सुनो, देखो। ओड एक जनजाति होती है। ओड क्या है कि जो तालाब खोदने का काम करती है। किसका काम करती है?
तो ये याद रखना, कोई नॉर्मल आपसे पूछ ले कि ओड जनजाति क्या काम किया करती थी, क्या काम किया करती थी, लिख लो नीचे, अलग से लिखे और बॉक्स में बंद कर लो। ओड जनजाति तालाब खोदने का कार्य करती थी। पीपल ऑफ ओड कम्युनिटी या ओड ट्राइब, पीपल ऑफ ओड ट्राइब डग पॉन्ड्स, तालाब खोदने काम करती थी, डग पॉन्ड्स। तो पहले तालाब जिनको भी खोदना होता वो किसको बुलाया करते थे, ओड, ओडों की टीम होती, ओडों को बुलाते, तालाब खोदने का काम करवाते। गुजरात के अंदर एक राजा हुआ, जिस राजा का नाम था खंगार। क्या नाम था, राव खंगार नाम का एक राजा हुआ, और राव खंगार को एक तालाब खुदवाना, तो उसने किसको बुलाए, ओडों। वो जो ओडों की टीम गई उसके अंदर एक महिला थी जिसका नाम था जसमल, जिसका नाम क्या था, ओडों की महिला थी, तो क्या हो गई, ओडन, तो जसमल ओडन इसलिए नाम हो गया। तालाब खोदने गए राव खंगार के राज्य के अंदर। राव खंगार जब शाम को ओडों से मिलने के लिए आया, उसने उस महिला को देखा, उसको महिला पसंद आई, और उसने उन ओडों का, भाई इस महिला को मैं लेके जाऊंगा। उन्होंने मना किया, भाई ये शादीशुदा महिला तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तो उसने कहा मैंने पूछा नहीं है, बताया है, और 15 दिन का टाइम है, राजी मत भेजो तब तो ठीक है, वरना मुझे मेरे तरीके से लेके जाना होता ही है। अब वो दिल्ली आता, शाम को दिल्ली आके कहता कि भाई जसमल को भेज रहे हो, ओड मना कर देते। ऐसे 14 दिन बीत गए। उस दिन जब खंगार आया तो खंगार आके बोल के गया, आज भेज दोगे तब तो ठीक है, वरना कल तुम्हारी वैलिडिटी खत्म होती है, कल मैं मेरे हिसाब से लेके चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह ओड उठे, रोडों सोचा क्या किया जाए। राजा जब खुद ही अत्याचारी हो जाए तो राज और राम के आगे किसी की चलती तो है नहीं, तो क्या करे अब, तो ओड बेचारे बिना अपनी मजदूरी लिए अपनी गाड़ियां लेके वहां से भाग जाते हैं, वहां से रवाना हो जाते हैं। राव खंगार को जब ये पता चलता है कि भाई भागे, तो राव खंगार अपनी सेना पीछे लगा देता है कि भाई जसमल को उठा के लेके आओ, उनको बीच में पकड़ो जाके। जसमल जब दूर से देखती है, और जब देखते हैं कि घोड़े की टापें सुनाई दे रही है, धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, घोड़े आ रहे हैं, कभी भी उठा के लेके जा सकते हैं, जसमल खुद के आग लगा लेती है। एक पतिव्रता नारी है जिसने अपने उन गरीब लोगों को छोड़ के भी एक राजा के साथ जाना पसंद नहीं किया। एक पतिव्रता नारी है जिसको राजा ने खूब सारे प्रलोभन दिए कि तुम महलों में रहेगी, ऐश करेगी मेरे साथ में, खूब पैसे होंगे अपने पास में, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को छोड़कर नहीं गई। उस पतिव्रता नारी की याद में जो नाटक खेला जाता है, उस नाटक का नाम क्या, जसमल ओडन। शांता गांधी एक बहुत अच्छी थिएटर आर्टिस्ट हुई अपने, उसने उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या किया। लोग अनंत को नॉर्मल कभी ये पूछ ले भाई ओड क्या कार्य करते थे, तो क्या कार्य करते थे। आजादी के बाद बहुत बुरा हुआ, आजादी के बाद में, और जो ओड थे, अब तालाब खुदाई का काम ओड क्यों करेंगे, तालाब खुदाई काम वो करेगा जो ठेका लेगा। डेमोक्रेसी में तो कहा सबको बराबर अधिकार है, कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है। पहले तो अपने लगभग काम बंटे होते, फलाने जी ये काम करेंगे, फलाने ये काम करेंगे, फलाने ये काम करेंगे, ज्यादातर लोग अपने अपने काम किया करते। आजादी के बाद कहा गया भाई ठेका है, एक तालाब खोदना है, सरकार ने कहा तालाब खोदना है, इसका ठेका कौन लेगा, मैं गया, मैंने ले लिया, मैंने मेरे मजदूर लगाए लाख, और मेरे गांव में जो थे, मेरे परिवार में जो थे, मैंने कहा अपने मिलकर खोद लेते हैं, रुपए अपने पास आएंगे। इसलिए ओडों के पास तालाब खोदने वाला काम रहा ही नहीं। तो बाद में ओडों ने फुटकर इधर उधर जो मजदूरी मिलती वो करने शुरू कर दी। मेरे ये बचपन में ओड खूब देखे, मैं ओडों की टीम देखी हुई इनकी। ये तो गंगानगर वाले बेल्ट के अंदर कपास की चुगाई करने के लिए आते थे, उस कपास की चुगाई के लिए ओडों को लेके आते। तो ये पंजाब साइड से वहां कहीं रहते होंगे उस साइड के अंदर, और वहां से हम अक्सर इन नरमा कपास वाला जब सीजन आता तब हम सुनते कि गांव में ओड आ गए, ओड आ गए, और उनको जो किसान लेके आता वो किसान उनके रहने पीने की व्यवस्था कर देता कि भाई ये तुम्हारे रहने के लिए जगह। पूरा आता, परिवार आता, महिलाएं, बच्चे, खूब सारे पुरुष, मतलब 20-30 लोगों का पूरा परिवार आता, वो आता, और सारे दिन वो नरमा चुगाई का काम करते। शाम को नरमा वगैरह तोलने का काम होता है। गांव में यूं कौतूहल के विषय हुआ करते थे कि शाम को नरमा चुग रहा है, सारे लोग खड़े हैं, ये कितना तोल के लगा 80 किलो, ये कितने तोल के लगा 100 किलो, तो वहां पे खड़े रहते। मेरे पापा टीचर और थे उसी गांव में, और गांव में टीचर का उस रूप में वो बढ़ जाती है वैल्यू, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी टीचर ही होता है। वो पूरा एकदम अनपढ़ लोगों का गांव, तो नरमा चुगाई के लिए भी हमारे घर पे ही आते वहां कि लो आप नरमा चुगना है। अब कितना नरमा चुगने के बाद वो तोलने लिखने वाला कि कितना तोला, कितना लिखा, तो कौन लिखेगा, तो मास्टर जी लिखेंगे। तो हम उनको और देखते कि हारी ओडों की टीम है, आज इसमें इतना तोला, इसने ये इतना लेके, इतना लेके। अब ये वो नरमा चुगाई वाले, और या जो भी छोटे मोटे इधर फुटकर काम मिल जाते वो करते। तब मेरा इनको और देखा हुआ था कि इनमें आज भी भगवान जाने क्या भय है। ये दुकान पे सामान लेने के लिए जाते हैं ना, पैसे वाले होते, भाई ढंग से मेहनती कौम है, भयंकर मेहनती कौम है, कि लड़कियां भी मुझे याद है 80-80 किलो नरमा चुग के लिए आया करती, क्योंकि नॉर्मल यूं गांव की दूसरी महिलाएं चुगने के लिए जाती थी, कोई 40 किलो 50 किलो वैसे हुआ करता। पुरुष चुग के लाते, पुरुष के बाद 70 किलो चुगला, 80 किलो चुगला। वहां सुनते कि साहब ओड आते हैं तो महिला भी 80 किलो चुगलाती है, पुरुष होते हैं वो 1-1 क्विंटल दिन के अंदर वो चुग लेते। चुगना बहुत टफ होता है, उनके अंदर से वो निकालना उस कपास को। हाँ पूछ रही थी तुम कुछ, हाँ वजह क्या है। हाँ हाँ पुरुष तो महिला भी निकाल सकती है, सॉरी चल। हाँ नहीं भाई, मैं यूं महिला सशक्तिकरण के पक्ष में हूं। महिलाएं 1.5 क्विंटल चुग लेती है एक दिन। 105 ये करिए, 105 तो मेरा निकाला हुआ है सर। हाँ नहीं भाई 150, इस बार तुम 150 कर दोगे पूरा। नॉर्मली माना भाई, होता ही था भाई, महिलाओं के छोटे बच्चे भी हैं, घर के काम भी करने होते तो वो काम कम करते, पुरुष सारा दिन काम कर लेते, उनके ज्यादा हो जाया करते वहां पर। तो वो मैंने उनको देखा कि दुकान पे जब सामान लेने के लिए जाते, 5 रुपए की चीनी, 2 रुपए की चाय, 2 रुपए की मिर्च,
₹1 की हल्दी, ₹2 का धनिया, ऐसे सामान लेते। तो दुकान वाला कहता है ₹2 की मिर्च क्या होती है, मेरे पास बाट ही नहीं इतना छोटा कि तेरे को ₹2। नहीं यूं बांध दो बोले, तो पूड़िया में बांध के दुकान वाले पूड़िया बांध के देते, भाई ये ले जा ये ले जा। तुम कहते यार तुम यहां कितने दिन रहोगे, कि महीने भर, तो 1 किलो ले जाओ, बड़ा परिवार है आपका, तो 1 किलो तो लग जाए, क्या डेली 5-5 रुपए की लेते रहते हो। पर नहीं, आज 5 रुपए की लेके कल वापस आएंगे, वापस ₹2 का धनिया, ₹3 की चाय, ₹5 की मिर्च, सेम सामान लेते। मुझे लगता है इनके अंदर कहीं ना कहीं वो है कि अपने एक जगह तो रहना नहीं है, पता नहीं कब यहां से निकलना पड़ जाए, ये सामान ज्यादा लेना ही क्यों। और दूसरा, जनजातियों की सबकी विशेषताएं, सारी जनजातियां ये बताती है कि हमारी उत्पत्ति राजपूतों से हुई है, इसलिए सारी जनजातियों के जो सरनेम मिलेंगे वो राजपूतों के सरनेम मिलेंगे। इसलिए इन ओडों को मेरा देखा हुआ था, ये अपने सरनेम लगाते हैं, राठौड़, भाटी, इस प्रकार के सिसोदिया, जो भी सरनेम होते वो लगाते। इनके साथ बुरा ये हुआ कि आजादी के बाद में जब जाति प्रमाण पत्र बनने लगे, तब इनको पूछा गया तुम्हारी जाति क्या है, तो इन्होंने कहा राजपूत है, तो ये सारे जनरल में आ गए। है ट्राइब, पूरी तरीके से ट्राइब इधर उधर भटकती रहती है। गंगानगर साइड में कोई कलेक्टर साहब आए और उन्होंने देखा कि यार घर भी नहीं है इनके पास में, तंबू लगा लगा के रहते हैं, जबकि जनजातियों को खूब सारी सुविधाएं मिलती और खूब सारी सुविधाओं भाई सरकार की तरफ से ये मिलेगा वो मिलेगा। तो उन्होंने कहा यार सरकार इनको क्यों नहीं देती, घर के रुपए, इंदिरा आवास के रुपए क्यों नहीं देती, या जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए जो होते हैं वो रुपए इनको क्यों नहीं मिलते। तो साहब ये जनजाति है ही नहीं, कैसे जनजाति नहीं यार, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। जनजाति क्या परिभाषा है, ये परिभाषा है जो समाज की मुख्य धारा के अंदर शामिल नहीं है, अपने अलग प्रकार की कल्चर को फॉलो करते हैं, ये जनजाति है। सर ये बताते हैं कि हम राजपूतों में से निकले, हम राजपूत है। वो कलेक्टर साहब सियाने निकले, उन्होंने इनको बुला के समझाया कि अब जो निकले थे नहीं निकले थे बाद की बात है, ये एसटी के सर्टिफिकेट बनवाओ, तब जाके अब थोड़े बहुत उन क्षेत्रों के अंदर फिर भी बसने लगे, बाकी तो बसा ही नहीं करते थे, बाकी घूमते ही रहा करते थे हमेशा। तो ओड पहले किसी टाइम में केवल तालाब खोदने का काम किया करते थे। तो इन पर ये कहानी है, वो कहानी कौन सी है, तो इस कहानी से निकाले कोई लाए, क्यों वो तालाब खोदने जाती है वो टीम, तो कभी कोई निकाल के लाएगा कि जसमल ओडन नाम की कहानी में ओड जनजाति का वर्णन किया गया। ये ओड जनजाति मुख्यतः क्या कार्य किया करती थी, क्या कार्य करती थी, अब तो हर कुछ ही कर लेती है, पहले तालाब खोदने का काम करते। चलो आगे लिखो, इसके बाद लिखो गौरी, लिख लो गौरी। गौरी एक नृत्य पढ़ाया था मैंने, तब उसमें मैंने 2 बात लिखवाई थी। मेवाड़ में किया जाता है, भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिनों तक। वास्तव में लोक नाट्य नृत्य होता ही नहीं है, उस लोक नाट्य के दौरान बीच बीच में डांस कर लेते हैं, इसलिए अपने उसको क्या बोलने लगे, नृत्य। बाकी नाट्य है, थिएटर होता है, उनका अलग अलग प्रकार की कहानियां होती है, उसी में बीच में डांस किया जाता है। तो लोक नाट्य का एक प्रकार है, वो प्रकार कौन सा हो गया, लोक नृत्य, या उसी का हिस्सा है, पार्ट है, उसका पार्ट कौन सा हो गया, लोक नृत्य हो गया। तो गौरी इसका मतलब कौन से क्षेत्र में होता है, मेवाड़। कौन सी जनजाति द्वारा होता है, भील। पुरुष करेंगे महिलाएं, पुरुष। कब से शुरू होगा, रक्षाबंधन के अगले दिन से, और कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, चलो लिखो ये बात। मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है। इन मेवाड़ रीजन भील मैन परफॉर्म दिस फोक थिएटर। मेवाड़ क्षेत्र में, इन मेवाड़ रीजन भील पुरुषों द्वारा, भील मैन, यह लोकनाट्य किया जाता है, परफॉर्म दिस फोक थिएटर। यह लोकनाट्य किया जाता है, परफॉर्म दिस फोक थिएटर। यह लोकनाट्य किया जाता है। अगली एक लाइन और लिख लो, यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ रक्षाबंधन। यह रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है तथा 40 दिनों तक चलता है, एंड कंटिन्यू टिल 40 डेज। तथा 40 दिनों तक चलता है, एंड कंटिन्यू टिल 40 डेज। 40 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है, 40 दिनों तक। शिव जी का लोकनाट्य वास्तव में शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। कौन सी कहानी पर आधारित है, आप लिखो, मैं समझाता हूं। यह शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ शिव भस्मासुर। यह शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ शिव भस्मासुर। यह शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। कौन सी कहानी पर आधारित है, एक ऐसी कहानी है कि एक असुर, असुर मतलब राक्षस, एक असुर था, उसने भगवान शिव की बहुत ज्यादा तपस्या की। भगवान शिव राजी हुए, वैसे बड़ा भंडारी है भगवान शिव, जो उसने भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव राजी हुए और कहा मांग, जो मांगेगा वो मिलेगा। और उस राक्षस ने कहा कि भगवान ऐसा वरदान दो कि मैं किसी के भी हाथ लगाऊं और वो मर जाए। और उस दिन भगवान शिव को एकदम यूं बोलेपन में थे, और भगवान शिव कह गए तथास्तु। उसने कहा पक्का मैं किसी के भी हाथ लगाऊंगा और वो मर जाएगा। भगवान शिव ने कहा तू किसी के भी सर पे हाथ रख देगा, वो हाथों हाथ जल के भस्म हो जाएगा। जल के क्या हो जाएगा, तो उसने कहा मैं ट्राई करके देख लूंगी। हाँ, तो उसने इधर उधर देखा, कोई दिखा नहीं उसको, तो उसको लगा शिव जी पे ट्राई करते हैं। अब शिव जी की तरफ भागा, भगवान ट्राई करूंगा। शिव जी ने चप्पलें हाथ में ली, अब
अब शिव जी आगे, राक्षस उनके पीछे। ऊपर से भगवान विष्णु ने देखा कि आज अपने वाला दोस्त क्यों सुबह सुबह किधर जा रहा है इतना तेज गति से, और पता चला साहब राक्षस पीछे पड़ा हुआ, राक्षस ने भी सिर पे हाथ रख दिया तो शिव जी जल के क्या हो जाएंगे बस। और भगवान विष्णु अपने दोस्त को बचाने के लिए आए, एक सुंदर सी लड़की बन के आए, मोहिनी रूप धारण करके। कौन सा रूप धारण करके? जो किसी को भी मोहित कर ले। और बीच में एकदम वो जहां भाग रहे थे उनके बीच में आके डांस करने लगे। शिव जी का तो ध्यान ही नहीं गया, मौत पीछे आए बस। पर राक्षस जो था वो वैसे तो सख्त था, क्या राक्षस ने साथ में डांस करना शुरू किया। अब भगवान विष्णु ने एकदम मोहित करना शुरू किया, एकदम आंखों में देखते वैसे डांस करे। अब वो भगवान विष्णु डांस करते हुए बैठे तो राक्षस भी बैठ जाए, भगवान विष्णु खड़े हो तो राक्षस भी खड़ा हो जाए। यूं करते 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 भगवान विष्णु को जब लगा वेवलेंथ एकदम फिक्स है, फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, और ऐसे करते 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 तो भगवान विष्णु ने अपने सिर पे हाथ रखा। जैसे सिर पे हाथ रखा, राक्षस ने भी अपने सिर पे भस्म हो गया। ऐसा असुर जो खुद ही जल के भस्म हो गया था, इसलिए हम कहते हैं भस्मासुर। क्या कहते हैं? भील कहते हैं। उस दिन शिव जी महाराज बच गए भस्मासुर से। उसकी याद के अंदर जो उनके द्वारा नाटक किया था, नाटक कौन सा है? क्योंकि गौरी का मतलब ही पार्वती है, गौरी का मतलब ही क्या है? पार्वती है, तो गौरी किया जाता है। किसकी, कौन सी कहानी पर आधारित है ये? भील अपने राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति है, तो ये लोकनाट्य सबसे पुराना लोकनाट्य हो गया। वो कोई पूछे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य कौन सा है, तो कौन सा है? लिखो, यह राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है। इट इज ओल्डेस्ट फोक थिएटर ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है। इट इज ओल्डेस्ट फोक थिएटर ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य है, राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य। एक देखो, अपने ना किसी भी चीज की जब तुलना की जाती है, ऊंचाइयों की जब तुलना की जाती है, तो अपने ये मानते थे कि हमारे सबसे ऊंचा जो पहाड़ है उस पहाड़ का नाम है सुमेरु। कौन सा पहाड़ है? अपने यहां पे सबसे ऊंचा पहाड़, पुराणों में किसी पहाड़ को लिखा गया तो कौन सा पहाड़ है? हालांकि आज तक हम ये एग्जैक्टली नहीं बता पाए कि सुमेरु किसको कहा गया, कि हमारे जो पुराणों के अंदर सुमेरु पर्वत का वर्णन, तो सुमेरु कौन से पहाड़ को कहा, पर हमने ये माना कि सबसे ऊंचा पहाड़ है तो वो कौन सा है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू मुझे वेद मानता है तो मैं यजुर्वेद हूं, यदि तू मुझे पेड़ मानता है तो मैं पीपल का पेड़ हूं, यदि तू मुझे पहाड़ मानता है तो मैं कौन सा पहाड़ हूं? मैं सुमेरु पहाड़ हूं। सुमेरु पहाड़ को सबसे ऊंचा पहाड़ माना गया। आप ये कह सकते हैं, मैं कहूं कि विराट कोहली क्रिकेट का सुमेरु है, इसमें सबसे अच्छा बल्लेबाज, मैं ये कह सकता हूं? नहीं है? सचिन तो गया, तो अब सचिन अब थोड़ी है। अरे तो हो गए रिटायर, ये तो ब्रेडमैन है, इन सब का ही बाप था। भाई जिसकी एवरेज ही बंदे की 100 रही हो, और वो तो लोग, ब्रेडमैन का मैं किस्सा बताऊंगा। ब्रेडमैन 70 साल का था और तब उससे मिलने, 90 साल का, सॉरी 90 साल का था, तब उससे मिलने के लिए सचिन गया। सचिन और सेनवार उससे मिलने के लिए गए, और सचिन ने पूछा कि सर यदि आप आज खेल रहे होते तो आपकी एवरेज क्या होती? उसकी एवरेज है 99.96। आज खेल रहे होते तो आपकी एवरेज क्या होती? तो उसने कहा 70। तो उन्होंने कहा 70, आपकी जो 100 थी अब 70 होती। उसने कहा 90 साल की उम्र में तो 70 होती। डॉक्टर कितना कॉन्फिडेंस था कि आज भी खिला लो 90 साल की उम्र में तो भी एवरेज तो क्या जाएगी मेरी? तो फिर तो वो है। पर आज विराट कोहली है, आप बैटिंग देखो उसकी क्लासिक, जीव सो रहा होता है? नहीं है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। बेंगलोर के डोल ऐसे ही है, फर्जी टीम है, ये तो मंगती टीम है तो हारेगी और क्या करे। 2016 में कोहली ने बेंगलोर की तरफ से खेलते हुए 973 रन बनाए थे। आज दिन तक किसी एक बल्लेबाज सबसे अधिक। उसके बावजूद भी बेंगलोर यदि हार गई तो ऐसी टीम को हारना ही चाहिए। एक टीम के भरोसे कोई जीत भी नहीं पाए, एक प्लेयर जब हो तब जीत ही नहीं पाए। और ये हमने तेंदुलकर के साथ इतना बुरा किया कि तेंदुलकर पूरी जिंदगी अकेले कंधों पर भारत की टीम को लेकर चलते रहे, इसलिए वो बेचारा इतना प्रेशर फील किया करता था कि तेंदुलकर आउट होता हम टीवी बंद कर दिया करते। इसलिए बाद में तेंदुलकर पे कोई ढंग का मैच होता उसमें प्रेशर होता कि मैं आउट हो गया तो ये हो जाएगा, मैं आउट हो गया तो ये हो जाएगा, उस प्रेशर में बंदा आउट हो जाता। और बाद में जैसे जैसे वो प्रेशर रिलीज होता गया उनपे कि भाई ये द्रविड़, ये लक्ष्मण, गांगुली ये थोड़े उभरने लगे, सहवाग आ गया टीम के, उसके बाद तेंदुलकर की बुढ़ापे में बैटिंग शानदार थी। लास्ट वाले 2-1 साल निकाल दो, बाकी तो यार 2011 के वर्ल्ड कप में क्या खेला है वो बंदा। मैं हमेशा कहता हूं यार 2011 का वर्ल्ड कप हम केवल फाइनल के लिए याद करते हैं कि धोनी ने छक्का मार के जिता दिया था। उससे पहले का पूरा टूर्नामेंट आप 2003 का टूर्नामेंट देखिए, 2003 जिसके अंदर भारत फाइनल खेल गया, तेंदुलकर की बैटिंग देखिए यार, उसमें एक एक मैच की बैटिंग देखिए, यूं लगता है कि ये सीन ठहर जाए और देखिए हम तेंदुलकर की बैटिंग, वो कि वो आपको विराट कोहली की देखिए, उसके शॉट सिलेक्शन देखिए। क्रिकेट जीत और हार का खेल नहीं है, क्रिकेट उन बीच की धाराओं का खेल है कि जब वो शॉट लगाता है, जब वो गेंद के ऊपर आता है, जब वो अग्रेशन दिखाता है, उस समय उसका वो जो बॉडी मूवमेंट है यूं लगेगा जैसे कोई नृत्यांगना शास्त्रीय नृत्य कर रही है। कि विराट कोहली के ऑफ स्टंप पर जितने शॉट है यूं जी करता है कि ये रुक जाए दृश्य। आज यदि धरती खत्म हो, यदि भगवान मार भी दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ये दृश्य देखा है,
वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच अब भी याद आता है कि यार 350 रन बनाने थे, 36 ओवर में इंडिया जीत के गई थी। क्या मारा उसने भयंकर। उसने किसी प्लेयर का हो सकता है कि थोड़ा टाइम खराब है, मलिंगा के और उसने 6 चौके मारे थे। जिस मलिंगा की बोले टच नहीं हो, अपने ढंके ढंके बैट्समैन भी धूजते थे, कांपा करते थे, उसको मारा था उसने। तो विराट कोहली है भाई। विराट कोहली हम कई सालों में पैदा कर पाते हैं। तो ये मैं इन ऋषभ पंत को तो मेरा कभी देखने का जीव नहीं करता कि भले एक रन बनाए। मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट ये नहीं है। यदि आपको यदि रन बनाना, आईपीएल देखना, 2020 देखना अच्छा लगता है, इसका मतलब क्रिकेट प्रेमी तो कतई नहीं है ना। अरे क्रिकेट कुछ नहीं है, क्रिकेट केवल वो शॉर्ट सिलेक्शन है कि क्रिकेट वो है कि आपका मूवमेंट क्या है, क्रिकेट वो है कि आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, क्रिकेट वो है कि जब आप खेलते हो उस समय आपका आई मूवमेंट क्या है, क्रिकेट वो है कि आप जब शॉट मारते हो आपके पैरों का मूवमेंट किस प्रकार से आ रहा है, क्रिकेट उनके बीच में कहीं है। स्कोर बोर्ड देख के क्रिकेट कोई देखता है तो फिर रविंद्र जडेजा के रणजी ट्रॉफी में 3 तिहरे शतक है भारत में और किसी के नहीं है, फिर क्रिकेट वो खेल रहा है। क्रिकेट बहुत अलग चीज है। आप ये तो मुझे हमेशा लगता है कि एक तो वेस्ट इंडीज वालों ने आगे दुर्गति की, इनको बैन लगाया जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए, कारों के मैच अलग होंगे। इसको यदि जेंडर बायसनेस माना जाता तो माना जाए कि हाँ भाई रेशियल है, हम तो जेंडर के प्रति करते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं कि भाई एक तो टेनिस की बर्बादी लेके सेरेना विलियम्स और विनस विलियम्स। पहले टेनिस बापड़ा बहुत भला गेम हुआ करता, रसिया की गोरी गोरी लंबी लंबी लड़कियां खेलती, वो वास्तव में ही टेनिस था। इधर से धीरे से मारा, फिर आई वो 2 बहनें, वो माती जोर जोर से, मेरे बूकियों जैसी उनकी ये है, मेरे थाई होती तो इनको अब रसिया वाली लड़कियों से खिलाते, वो बापड़ी धीरे धीरे इधर मारती, वो जोर जोर से मुंह पे मारती। तो 10 साल उन बहनों के अलावा कोई नहीं जीता है। ये दौड़ वगैरह हुआ करती, ये हुसैन बोल्ट नहीं आया था। अरे भाई साहब, भगवान ने उनको कोई अतिरिक्त शारीरिक विकास दे दिया है, इसलिए उनका टूर्नामेंट अलग होने चाहिए, उनकी फुटबॉल अलग, उनका टेनिस अलग और बाकी लोगों के अलग, उनके साथ अपनी तुलना नहीं कीजिए। रशिया में एक राष्ट्रपति हुए थे, निकिता खुश्चेव नाम के रशिया के राष्ट्रपति हुए। उनसे एक बार ब्रिटेन के किसी प्रधानमंत्री ने पूछा कि आपने परमाणु बना लिया, हमने परमाणु बना लिया, और यदि किसी दिन परमाणु सबने डाल दिए तो पूरी दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी? निकिता खुश्चेव ने कई देर सोचा, फिर कहा काले तो नहीं मरेंगे, ये फिर भी जिंदा रहेंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी पर ये खत्म है। फिर उसने कई देर सोचेगा, मुझे लगता है चाइनीज भी खत्म नहीं होंगे, चाइनीज भी अलग प्रकार के ऐसे लोग हैं, बाकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, हम और तुम खत्म हो जाएंगे, दुनिया तो वैसे चलती रहेगी। इसलिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर तुम चिंता मत करो, परमाणु बम सारे भी गिर गए तो भी अफ्रीका महाद्वीप खत्म नहीं होगा। तो ये क्रिकेट नहीं, इसका मतलब आप ये क्रिकेट देखते हो, तुम्हें मतलब यूं क्रिस गेल एंड ये पसंद आते हैं, तुम्हें ऋषभ पंत की बैटिंग ये पसंद आती है? धिक्कार है तुम पे क्रिकेट प्रेमियों ने, तुम्हारे बैन लगा दिया जाना चाहिए कि तुम क्रिकेट देखते हो। मुझे तो आज भी, यदि अब तो मैंने ये देखने बंद कर दिया, भाई ठीक है टीवी चलती रहती है तो देख लिए, वरना पुराने मैच देखने आज भी अच्छे लगते हैं, वो भी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले मैच जिनके अंदर 11 के 11 फील्डर वहीं खड़े हैं, एसएच वाले, एसएच और एसएच 70s 80s वाले मैच कि बॉलर बॉलिंग कर रहा है, उधर से इधर एक बैट्समैन खड़ा है, पीछे विकेट कीपर खड़ा है, 4 स्लिप लगाई हुई है, 2 गली लगाई हुई है, एक वो थर्ड मैन की तरफ उधर फील्डर खड़ा है, एक स्लिप पॉइंट पर खड़ा है, एक इधर मिड ऑन पे खड़ा है, सारे फील्डर मिड ऑफ पे खड़ा, सारे फील्डर एक तरफ, लेग साइड में कोई फील्डर नहीं। और फिर वो कि वो सारी बॉल एकदम उस लेंथ के ऊपर, एकदम वहां टप्पा खाने बाद इधर निकल रही है, टप्पा खाने उधर निकल रही है, तब लगता है दृश्य ये है। और बैट्समैन कुछ ही नहीं कर रहा है, बैट्समैन केवल बॉल आ रही है उसको देखता है फिर छोड़ देता है, फिर बॉल आती है उसको देखता है फिर छोड़ देता है, कभी वो स्लिप की तरफ जा रही है, कभी धीरे से टच करता है, कभी स्लिप में गई, कभी 4 फील्डर स्लिप में खड़े हैं और 4 फील्डर के बीच में हल्की सी एक जगह है और वहां से कट मारता है एकदम, एज लगातार 4 रन जाता है। तब लगता है यार भगवान ने इतना सुंदर दृश्य बनाया है, इन 4 फील्डर के बीच से यदि कोई निकालना जानता ही है, अब कोई सो के मारता है सो जाते हैं कहीं तो सो ऊपर के मारते यार, इसको भी क्रिकेट कहते हो यदि, तो अब हमें जीने के अधिकार नहीं है। अब भगवान उठा ले तो सबसे अच्छी बात है। लिखो आगे, लिखो, इसे मेरू लोकनाट्य कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेरू फोक थिएटर। तो हमने सुमेरु पर्वत से तुलना करके इसको मेरू लोकनाट्य, सुमेरु का धीरे धीरे नाम क्या हो गया, मेरू, इसे मेरू लोकनाट्य कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेरू फोक थिएटर, इसे मेरू लोकनाट्य कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेरू फोक थिएटर। क्या कहा जाता है इसको, मेरू लोकनाट्य कहा जाता है। अच्छा, मुख्य कहानियां कौन कौन सी, कहानियां लिखो।
अकबर बीरबल, कालू कीर, वहां लोकल कहानियां वहां की खूब सारी है। खडलियो भूत, उनका कोई भूत रहा होगा। बंजारा बंजारी, कभी क्रिकेट की बैटिंग देखनी हो, सुनील गावस्कर के मैच देखना, जो बिना हेलमेट खेलता था, कि कोई हेलमेट नहीं है, इतनी सी हाइट है, और सामने एंडी रॉबर्ट्स बॉलिंग कर रहा है, इसकी हाइट है 7 फुट 4 इंच, 7 फुट 4 इंच की हाइट, और ऊपर यूं हाथ करके फेंकता, लगता है 10 फुट से ऊपर कूद के मारेगा बॉल को। और उस समय बॉल पे टच नहीं करना, बैट नहीं लगाना, उस बॉल को इतनी स्पीड से आती हुई बॉल को देके छोड़ना। बैट घुमाना तो कोई घुमाए, छोड़ना सबसे बड़ी कला है। कि बॉल छोड़ना कौन जानता है? द्रविड़ इसलिए महानतम बल्लेबाज है कि बॉल छोड़ना जानता है। मारना हर कोई सीखे, पर कौन सी बॉल छोड़ देनी है ये बहुत कम सीख पाए। गावस्कर वो दिखाता है यार। उस टाइम मुझे हमेशा अचंभा होता है कि जब हेलमेट नहीं थे, उस समय उस आदमी ने 10,000 रन बनाए उन वेस्ट इंडीज वालों के सामने। आजकल पता नहीं क्या क्या तो लगा के आते हैं, बॉलर तक हेलमेट लगा के आते हैं। कौन सा है, ऋषि धवन था, वो बॉलर ही लगा के घूम रहा था उधर। उसके बाद कौन सी क्रिकेट खेलनी यार, फिर तो क्रिकेट खत्म ही हो जाती है। वरना वेस्ट इंडीज के लिए कहा जाता है, वेस्ट इंडीज वाले प्लेयर कभी नहीं लगाते थे। रिचर्ड्स की सारी बैटिंग देखो, टोपी टोपी लगाया हुआ, खाली वो चुंगम मुंह में ली भी उसके, और वैसे एकदम आया हुआ एकदम, और आराम से खेला करता। तो वेस्ट इंडीज का एक कैप्टन बना था रिची रिचर्डसन। रिची रिचर्डसन 1994 के अंदर एक मैच है, वो शायद उसका 74th नंबर मैच है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग हो रही है, गिलास्पी बॉलिंग कर रहा है, और गिलास्पी के सामने पहली बार हेलमेट लगाता है। 74वें मैच में पहली बार उसने हेलमेट लगाया। तो जो कमेंटेटर था, उस कमेंटेटर की कमेंट्री है सामने से कि एंड ऑफ एरा ऑफ कैरेबियन क्रिकेट, आज वेस्ट इंडीज की क्रिकेट समाप्त होती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज वालों ने अब हेलमेट लगाने शुरू कर दिए। और 94 के बाद वेस्ट इंडीज फ्लॉप है। अब एक नया शेर उत्पन्न हो रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया है। वो क्रिकेट है कि उससे पहले वाली, कि वो बिना हेलमेट के वो खेला करते थे, वो क्लासिक क्रिकेट खेला करते थे। अब टप्पे मारने हैं, अब हर कोई कब टप्पे मार देता पता ही नहीं चलता। इसलिए अब कोई बैट्समैन एक मैच का हीरो बनता है, अगले वाले मैच में अपने को पता नहीं किधर गया। करुण नायर 300 बना के गया पहले मैच में, उसके बाद में उसे टच नहीं हो रहे हैं, बैट ढंग से खेल ही नहीं पा रहा उसके बाद में, क्योंकि वो कंटिन्यूटी नाम की चीज अब दिखाई देती नहीं। पहले वाले वो थे कि वो तेंदुलकर के किस्से है ना खूब सारे, कि गांगुली हमेशा बताता ही रहता है कि मैं तेंदुलकर अंडर 16 से साथ में खेल रहे हैं। तो मैंने एक बार नोटिस किया कि हम एक अंडर 16 का मैच खेलने के लिए गए हुए, और उसमें मेरी रात को आंख खुली और तेंदुलकर बैट लेके लगा हुआ है, अकेला है, अंधेरा है पूरे कमरे के अंदर, और बैट लेके। मुझे लगा इसके क्या हो गया, तो लगा यार सुबह होने वाली होगी, बैट वेट चेक कर रहा होगा। तो मैं तो वापस सो आ गया। अगले दिन मैंने वापस देखा, फिर मेरी रात को आंख खुली, तेंदुलकर फिर लगा हुआ है। फिर मैंने उससे पूछा कि तू क्या करता है? तो मैं इमेजिन करता हूं कि बॉल यहां आएगी तो मैं ऐसे खेलूंगा, बॉल यहां आएगी तो मैं ऐसे खेलूंगा। कोई भी गेम, कोई भी चीज वो नहीं है जब आप कर रहे होते हैं, वो तब है जब आप नहीं कर रहे होते हैं। तो पढ़ाई के बारे में अक्सर हम कहते हैं कि भाई पढ़ाई वो नहीं है जो नोट्स खोल खोल के की जाती है, पढ़ाई वो है जो नोट्स बंद करने के बाद होती है। दिमाग की थॉट प्रोसेस यदि किसी गेम के अंदर, किसी भी पढ़ाई में, किसी भी चीज के अंदर, वो यदि आपके थॉट प्रोसेस में आ गई, इसका मतलब वो चीज आत्मसात की है, इसका मतलब खून में घुसी है, वो आपके रग रग के अंदर है, तब सफलता के चांस होते हैं। वरना आप उठ के यूं ही कभी जाते हो तो बाद में आपके करियर वैसे ही रहते हैं, वो करियर आपके सफल कभी हो भी नहीं पाते। तो तेंदुलकर के इनके अंदर वो सीखने वाली चीजें कि डेडिकेशन। 16 साल का लड़का आया था, वो 16 साल का, अपने सब्जी लेने नहीं जाया जाए, उसमें घर वाले कहते हैं कि ठगले सी, उसमें दुकानदार जो टमाटर वो गले में दे देता है। वो 16 साल का लड़का और खेलने चला गया था। और वो सिद्धू के वो सुनो, मुझे सिद्धू एक ही जगह अच्छा लगता है, जो वो तेंदुलकर के बारे में किससे सुनाता है, कि भाई वो तेंदुलकर के बारे में किससे सुनाता है, वो बड़ी अच्छी बात बताता है कि 89 में जो वो सीरीज थी, 5 मैच की सीरीज थी पाकिस्तान के खिलाफ, और उसमें चौथा या 5वां मैच था, वो इंडिया को जीतना जरूरी था, कुछ ऐसा था, और उसमें खिला रहे थे। और सिद्धू कहता है कि उसमें सामने वाले सारे बैट्समैन आउट हो गए, मैं ही खेल रहा था सामने। सिद्धू के रन उसमें 89 रन किसी सिद्धू नहीं बनाए थे उसके अंदर, नई नई शादी हुई थी, और वकार यूनुस और वसीम अकरम इतनी बुरी बॉलिंग कर रहे थे कि लग रहा था कि पत्नी के पास वापस नहीं पहुंच पाएंगे, ये मार देंगे आज। और तब 5वां विकेट गिरा, इनका पता नहीं कौन आउट होके गया, तो तेंदुलकर 6ठे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आया। तो सिद्धू कहता है कि जब तेंदुलकर आता हुआ दिखाई दिया तो मुझे लगा ठीक, अब मैच खत्म होने वाला है, क्योंकि तेंदुलकर के बाद में तो अनिल कुंबले सिरनाथ आएंगे, ये तो फटाफट वैसे गिर जाएंगे, और ये कल का लड़का, ये तो क्या ही बनाएगा। और तेंदुलकर आया, एक बॉल बाहर की तरफ निकली, वकार यूनुस की, उसने जाने दी, सेकंड बॉल वकार यूनुस की यहां लगी, नीचे गिरा, खून, मुझे खून निकले, और मुझे लगा ये लड़का मर गया। और मैं भाग के गया, जो विकेट कीपर था वो पीछे से भाग के आया, और वो वापस बैट लेके खड़ा हुआ, और मैंने उसको आगे बाहर चला जा, इतने में हमारा फिजियो आ ही गया था, फिजियो आकर मैंने उसका बाहर चला जा। और वो 15-16 साल का लड़का मुझे मराठी भाषा में कहता कि ना, मैं खेलेगा, मैं खेलूंगा, वापस खेलूंगा यहाँ पे। और मुझे लगा कि अब अगली बॉल जो है ये वापस जो वकार यूनुस, मैंने उसको वापस जाके कहा कि वकार यूनुस फिर तेरे को डराएगा, अगली बॉल तेरे टखनों पे मारेगा, फिर तेरे को गिराने का प्रयास करेगा। पाकिस्तान वालों में ये दया है ही नहीं,
पहले तेरे को ये मारा, आपकी बार टखनों पे मारेंगे। इस बार उसने बाहर ग्लांस लिया अपना, वो एक पैर जो था वो तो क्रीज पे, क्रीज के अगले वो लाइन होती है उस पे एक बाहर ही निकाल लेता है, अगली बॉल पर स्ट्राइक ड्राइव चौका था कि वो उसका डेडिकेशन है। उसने कहा, तो मैंने उसको जाके पूछा, कहता ही है कि मैंने जाके पूछा कि भाई ऐसा क्या किया तूने, तूने तो कहा था टखने पे मारेगा, तो मैंने कहा टखने पे आने से पहले मार लूं, टखने तक आने क्यों दे भाई, पीछे खड़े रहोगे तो बॉल टखने पे आएगी, यॉर्कर आएगी, आप आगे खड़े हो जाओ तो यॉर्कर आ ही नहीं पाएगी, फिल्टर्स हो जाएगी बाद में आपके लिए। या वो वेस्ट इंडीज के एक मैच का किस्सा बताता है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेलने के लिए गए और वो जो पिच थी, अजरुद्दीन कप्तान, अजरुद्दीन को मैंने जाते टाइम कहा कि मियां और कुछ भी नहीं हो, टॉस जीत लेना, और टॉस जीत के पहले बैटिंग मत ले लेना, पहले बॉलिंग ले लेना, वरना ये हरी पिच वेस्ट इंडीज वाले खा जाएंगे। और कि पहला ओवर, पहले ओवर में मैं स्ट्राइक लेने के लिए गया, सामने तेंदुलकर नॉन स्ट्राइक पे खड़ा, 6 बॉल मैं जानूर मेरा भगवान जाने कैसे खेली, उसने कहीं यहां मारी बॉल, यहां मारी। इस बार मैंने जब वो बीच में ओवर में बीच में बातचीत होती है तो तेंदुलकर ने पूछा क्या है, तो मैंने कहा बॉल स्विंग हो रही है और हवा में स्विंग हो रही है बॉल, तो बॉल का पता ही नहीं चल पा रहा है कि बॉल इधर निकलेगी इधर निकलेगी। तो उसने कहा ठीक है, तो मैंने कहा थोड़ा ढंग से खेलना, कि वो क्रीज के बाहर ही आके खड़ा हो गया, तो दोनों पेरी क्रीज के बाहर और वो बैट इधर। रिचर्डसन, पता नहीं कौन रिचर्डसन नाम करके उनका एक बॉलर हुआ करता, उसकी बॉलर उसने पहले भी छक्का मारा, तो वो वापस सिद्धू ने जाके पूछा क्या किया, तूने तो कहा था टप्पा खाने के बाद में हरकत कर रही है, टप्पा ही नहीं खाने देते, टप्पा खाएगी तो हरकत करेगी, तो टप्पा ही मत खाने दो यार, इसको हरकत करने ही नहीं देंगे। तो तेंदुलकर और विराट कोहली ये लोग कई सदियों में जन्म लेते हैं, पंत फंत चलते ही आ जाते हैं, तुम बना लो पंत फंत जैसे अगले को। तो क्या है, कौन कौन सी कहानियां, अकबर बीरबल, ये देखो सब कहानियां अलग अलग है, इन कहानियों में आपस में कोई जोड़ नहीं, अकबर बीरबल की कहानी अलग, कालू खीर की अलग, खाडलियो भूत अलग, बंजारा बंजारी अलग, तो इन कहानियों के बीच में डांस करते, उस डांस को बोलते गौरी की गाई। क्या बोला करते, लिखो, विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट वेरियस स्टोरीज, विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट वेरियस स्टोरीज, विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट वेरियस स्टोरीज। नृत्य किया जाता है, डांस इज परफॉर्म्ड, नृत्य किया जाता है, डांस इज परफॉर्म्ड, जिसे गौरी की गाही कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज गौरी की गाही। जिसे गौरी की गाही कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज गौरी की गाही। क्या कहा जाता है, गौरी की गाही। और सुनना देखो, इसमें जो पार्वती होते हैं उनको बोलते हैं राई, पार्वती क्या बोलते हैं, ये हमने मैंने बताया था, राई डांस बोलते हैं। शिवजी जो होते हैं, शिवजी को बोलते हैं राई बुढ़िया, शिवजी क्या बोलते हैं, राई बुढ़िया। जो सूत्रधार होता है इसमें, सूत्रधार समझ गए ना, नरेटर जो बताता है बातें, उसको बोलते हैं कुटकुड़िया। क्या बोलते हैं, जो हास्य कलाकार कॉमेडियन होता है, जो हंसा कर वापस जाता है, राजपाल यादव जो होता है, उसको बोलते हैं झटपटिया। क्या बोलते हैं, झटपट आता है, आके हंसा के चला जाता है। अन्य जो कलाकार होते हैं उनको बोलते हैं खेले, मतलब खिलाड़ी, एक प्रकार से खेल दिखाते हैं, तो उनका नाम पड़ गया खेले, कि भाई खेल दिखाने वाले हैं, खिलाड़ बोलते हैं, खेले बोलते हैं। तो पार्वती जी क्या बोलते हैं, शिव जी को, सूत्रधार को, हास्य कलाकार को, अन्य कलाकारों को। तो एक बार आरपीसी का सवाल था, कुटकुड़िया और झटपटिया कौन से लोकनाट्य के कलाकार होते हैं, तो कौन से लोकनाट्य के, बता आप लोग ऐसे कैसे। पार्वती जी को राई, शिव जी को राई बुढ़िया, सूत्रधार नरेटर कल बताया था मैंने। हास्य कलाकार कहते हैं झटपटिया, अन्य कला, अदर आर्टिस्ट, हास्य कलाकार, कॉमेडियन लिख लो। उतार लिया। 40 दिन तक करते हैं तो मां पार्वती की पूजा करेंगे पार्वती जी के नाम पर, तो पार्वती जी की मूर्ति बनाते हैं, उसको बोलते हैं गलावन। क्या बोलते हैं, लास्ट दिन पार्वती जी की मूर्ति को तालाब में विसर्जित कर देते हैं, उसको बोलते हैं बलावन। क्या बोलते हैं, तो कोई पूछेगा कि कौन से लोकनाट्य में गलावन बलावन किया जाता है, गौरी। तो गलावन का मतलब पार्वती जी की मूर्ति बनाना, बलावन का मतलब पार्वती जी की मूर्ति को विसर्जन करके इमर्जन करना, उसका लिख लो। इस लोकनाट्य में गलावन बलावन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है, गलावन बलावन की प्रक्रिया की जाती है। गलावन बलावन एक्टिविटीज डन इन दिस फोक थिएटर, गलावन बलावन एक्टिविटीज डन इन दिस फोक थिएटर। इस लोकनाट्य में गलावन बलावन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है।
समझ जाओगे ना, या लिखवाऊं गलावन का मतलब बलावन का? गलावन मतलब पार्वती जी की मूर्ति बनाना, और बलावन का मतलब पार्वती जी की मूर्ति को बहाना, इमर्जन करना उसका। गलावन बलावन एक्टिविटी इज डन इन दिस फोक थिएटर। इस लोक नाट्य में गलावन बलावन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। ठीक है, आगे चल ले। अगला लोक नाट्य लिखो इसके बाद में, रम्मत। रम्मत ही वही खेल ही है भाई, गांव में खेल को बोलते ही है, रम्मत ही बोलते हैं, खिलौनों को इसलिए बोलते हैं रम्मत ही है। रम्मत बेसिकली जैसलमेर और बीकानेर का लोकनाट्य है। कहां का लोकनाट्य? जैसलमेर और बीकानेर, लिख लो। मुख्य क्षेत्र जैसलमेर तथा बीकानेर। मुख्य क्षेत्र जैसलमेर तथा बीकानेर। मुख्य क्षेत्र कौन सा? जैसलमेर और बीकानेर। रम्मत शुरू करने से पहले रामदेव जी का भजन गाते हैं। इस क्षेत्र में रामदेव जी महाराज मुख्य है वैसे भी, लिखो। रम्मत शुरू करने से पहले, बिफोर स्टार्ट्स रम्मत, रम्मत शुरू करने से पहले, बिफोर स्टार्ट्स रम्मत, रामदेव जी का भजन गाया जाता है, भजन ऑफ रामदेव जी संघ। रामदेव जी का भजन गाया जाता है, भजन ऑफ रामदेव जी संघ। रामदेव जी का भजन गाया जाता है। किसका भजन गाया जाता? एक एक क्षेत्र का अलग अलग लिखते हैं अपने। पहले लिखो जैसलमेर। यहां पे इस रम्मत को लोकप्रिय करने वाले जो बंदे थे उनका नाम था तेज कवि। क्या नाम था? इन्होंने पूरा अपनी अखाड़ा कंपनी बना रखी थी, श्री कृष्ण अखाड़ा कंपनी। नाम क्या था? श्री कृष्ण अखाड़ा कंपनी, मतलब वो जो नाट्य मंडली थी उनका, उसका नाम था श्री कृष्ण अखाड़ा कंपनी। लिखो, तेज कवि ने इसे लोकप्रिय किया था। तेज कवि पॉपुलराइज्ड इट। तेज कवि ने इसे लोकप्रिय किया था। तेज कवि पॉपुलराइज्ड इट। इन्होंने श्री कृष्ण अखाड़ा कंपनी का गठन किया, या श्री कृष्ण अखाड़ा कंपनी का की स्थापना की। ही एस्टैब्लिश श्री कृष्ण अखाड़ा कंपनी। इन्होंने श्री कृष्ण अखाड़ा कंपनी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अच्छा, गौरी में एक बात और लिखो, फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगी। गौरी में लिखना एक बात। एक कलाकार हुए भानु भारती। कौन कलाकार हुए? और भानु भारती ने एक नाटक लिखा था, पशु गायत्री। कौन सा नाटक लिखा? इस गौरी पर आधारित है। तो गौरी पर आधारित एक आधुनिक नाटक कोई है तो वो कौन सा है? पशु गायत्री। किसने लिखा था? लिखो, गौरी में एक बात लिखो। भानु भारती ने पशु गायत्री नामक नाटक लिखा। भानु भारती रोट ए ड्रामा नेम्ड पशु गायत्री। भानु भारती ने पशु गायत्री नामक नाटक लिखा। भानु भारती रोट ए ड्रामा नेम्ड पशु गायत्री, जो कि गौरी पर आधारित है, विच इज बेस्ड ऑन गौरी। जो कि गौरी पर आधारित है, विच इज बेस्ड ऑन गौरी। मॉडर्न रूप दिया जी थोड़ा उसको, गौरी वाले को, जो कि गौरी पर आधारित है। अब आ जाओ अपने तेज कवि पे। तो जैसलमेर में रम्मत शुरू करने वाले कौन थे? तेज कवि। तेज कवि ने कौन सी अखाड़ा कंपनी बनाई? श्री कृष्ण। अच्छा, रम्मत का मतलब नाटक, और इन्होंने अपने नाटकों में अंग्रेजों का विरोध किया। किसका विरोध किया? लिख लो। इन्होंने अपनी रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया। ही अपोज्ड इंग्लिश पॉलिसीज बाय हिज रम्मत। इन्होंने अपनी रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया। ही अपोज्ड इंग्लिश पॉलिसीज बाय हिज रम्मत। इन्होंने अपनी रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया। ही अपोज्ड इंग्लिश पॉलिसीज बाय हिज रम्मत। तो कहते हैं कि जब ये अंग्रेजी नीतियों का विरोध करते थे तो एक बार अंग्रेजों ने इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। पकड़ के लाओ रे, कौन आदमी अपने खिलाफ बोलता रहता है? तो कमिश्नर ने वारंट जारी किया, भाई तेज कवि को गिरफ्तार कर लिया जाए। तेज कवि को पता चला कि मेरे खिलाफ वारंट जारी हुआ है, तो तेज कवि उस कमिश्नर के घर पे ही चले गए और उस कमिश्नर के घर के बाहर जाकर रम्मत का आयोजन किया और वहां पे जोर जोर से नारे लगाए, कमिश्नर खोल दरवाजा, हमको जेल जाना है। हिंदुस्तान ना तेरा है ना तेरे बाप का है, हमारी जमीन पर लगाया कैद खाना है, कमिश्नर खोल दरवाजा हमको। उसने कहा घर जाओ रे तुम, सो नींद डिस्टर्ब मत करो। तो याद रहेगा आपके कि अंग्रेजी नीतियों का विरोध करने वाला कलाकार कौन था? तो अब अंग्रेजी नीतियों का विरोध करने वाला है तो महात्मा गांधी का समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे? तो गांधी जी को एक रम्मत लिख के दे के आए थे, उस रम्मत का नाम है स्वतंत्र बाउनी। क्या नाम है? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, 1943 की बात है, और इन्होंने गांधी जी को अपनी एक रम्मत भेंट की। कौन सी रम्मत? लिखो, 1943 ईस्वी में
इन 1943 एडी 1943 ईस्वी में इन्होंने गांधी जी को अपनी स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत भेंट की थी। ही गिफ्टेड हिज रम्मत नेम्ड स्वतंत्र बावनी टू गांधी जी। इन्होंने गांधी जी को अपनी स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत भेंट की थी। ही गिफ्टेड हिज रम्मत स्वतंत्र बावनी टू गांधी जी। इन्होंने गांधी जी को अपनी स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत भेंट की थी। ही गिफ्टेड हिज रम्मत नेम्ड स्वतंत्र बावनी टू गांधी जी। लिखो अन्य रम्मत। तेज कवि क्या ना, तेज कवि एक तो स्वतंत्र बावनी होगी, और कौन कौन सी थी अदर रम्मत। मैंने जैसलमेर में एक गीत बताया था आपको, मुमल बताया था, ये तो मुमल पर आधारित। एक और अच्छे तंबोलन। तंबोल का मतलब होता है पान, तो तंबोलन का मतलब होता है पान बनाने वाली महिला, तो छेले तंबोलन। कोई पूछेगा मुमल तथा छेले तंबोलन नामक रम्मत कौन से कलाकार की, तो कौन से कलाकार की, तेज कवि। चलो आगे लिख लो बीकानेर। दो इलाके बताए ना मैंने, जैसलमेर बीकानेर। जैसलमेर में सारा किस पर ही आपका, तेज कवि। आगे लिख लो बीकानेर। बीकानेर में यह पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा। सुनना दो, होली वाले टाइम करते हैं। बीकानेर लोकल जो अंदर का बीकानेर है उसमें पुष्करना ब्राह्मण खूब सारे रहते हैं। इनके अलग अलग मोहल्ले, व्यास मोहल्ला, आचार्यों का मोहल्ला, किकाणी मोहल्ला, बिस्सा मोहल्ला, कल्ला मोहल्ला, ऐसे अलग अलग मोहल्लों के नाम। और उन मोहल्लों में, सब मोहल्लों में एक विशेषता है कि उन मोहल्लों के बीचों बीच के अंदर जो बीच में जगह होती है, गुआड़, गुआड़ समझते हो, बीच का जो जगह होती है जहां पे लोग बाग बैठ के बातें चीतें करते रहते हैं, वहां पर लकड़ी के पाटे रखे होते हैं। लकड़ी क्या रखे होते हैं, सिंगल बेड टाइप के, तख्ता जो बना होता है अपने, वो लकड़ी के पाटे रखे होते हैं। और शाम को महाराज खाना खाने के बाद, पंडित जी हैं सारे सारे, महाराज हैं सारे, खाना खाने के बाद वहां जाके बैठ जाते हैं और उन पर बैठ के चर्चाएं करते हैं। बीकानेर के लोकल पार्षद से लेके अमेरिका के राष्ट्रपति तक वो वही बना देते हैं। तो नॉर्मल दिनों में तो वो इस प्रकार की पॉलिटिकल चर्चाएं कर लेते हैं या कोई दूसरी अताइयां कर लेते हैं, और होली वाले दिनों में वहां पर क्या आयोजित कर लेते हैं, वो रम्मत। तो बीकानेर में रम्मत किसके द्वारा की जाती है, कब की जाती है, कहां की जाती है, तो उन पाटों पर। कहां पर की जाती है, कोई नॉर्मल भी आपको पूछेगी पाटा कल्चर कौन से शहर के अंदर है, तो कौन से शहर में, कौन से ब्राह्मणों में, लिखो पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा, पुष्करना ब्राह्मण्स, पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा होली पर, होली के समय पाटों पर रम्मत का आयोजन किया जाता है। पुष्करना ब्राह्मण्स परफॉर्म रम्मत पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा होली के समय पाटों पर रम्मत का आयोजन किया जाता है। पुष्करना ब्राह्मण्स परफॉर्म रम्मत ऑन पाटा ऑन ओकेजन ऑफ होली। पाटों पर रम्मत का आयोजन, पाटे समझ जाओगे ना, वो लकड़ी के तख्ते होते हैं उनके ऊपर पाटों पर रम्मत का आयोजन किया जाता है। इस बहाने याद रह जाएगा कि पाटा कल्चर कहां की, तो कहां की है, परफॉर्म रम्मत ऑन पाटा ऑन ओकेजन ऑफ होली। होली के समय पाटों पर रम्मत का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। अलग अलग रम्मत है यहाँ पे, लिखो मुख्य कहानियां, कौन कौन सी कहानियों का करते हैं लोग। जैसे अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, ये जहां पर की जाती है उस जगह का नाम है आचार्य चौक। ये मोहल्ले हैं, कौन कौन से मोहल्लों में कौन कौन सी होती है। एक नाटक है चौबेल नौटंकी, नाटक है कोई, ये जहां पर की जाती है उसका नाम है किकाणी चौक, किकाणी व्यास चौक। एक रम्मत है जमनादास जी की रम्मत, लोकल लोग हैं उनके ऊपर बातें की जाती है, ये की जाती है बिस्सा चौक। ये चौक मोहल्लों के नाम है उनके। एक उनकी बहुत फेमस रम्मत है हेडाऊ मेरी, एक पति पत्नी की कहानी है, ये जहां की जाती है उसका नाम है 12 गुआड़। क्या हुआ, क्या नहीं समझ में, व्यास, व्यास लिखा हुआ, व्यास चौक। तो आचार्यों के चौक में कौन सी रम्मत होती है, अमर सिंह राठौड़। उसके बाद किकाणी व्यास चौक में कौन सी रम्मत होती है, चौबेल नौटंकी। बिस्सा चौक में कौन सी रम्मत होती है, जमनादास जी की रम्मत। और 12 गुआड़ में कौन सी रम्मत होती है, हेड़ाऊ मेरी। वो रम्मत के नाम है, ये उनकी जगह है, कौन कौन सी रम्मत कहां कहां होती है। मुख्य कलाकार लिखो, एक इसमें लिखो हेडाऊ मेरी वाली रम्मत जो थी ना, ये शुरू करने वाले थे जवाहरलाल जी, इसी में नीचे लिख लो प्रवर्तक जवाहरलाल जी।
ये उनकी सबसे अच्छी रम्मत है। मुख्य कलाकार लिखो। मंदीराम व्यास, फागू महाराज, सुआ महाराज, तुलसीदास जी बीकानेर के। उधर तो तेज कवि बता दिए मैं, इधर वाले लिखना आप। कौन कौन है बताओ देखे। मंदीराम व्यास, फागू महाराज, सुआ महाराज, और कौन है? तुलसीदास महाराज। पंडित जी है तो पंडित जी वैसे गांव में महाराज ही कहते हैं, तो महाराज पड़ गया नाम। फिर किताबों वालों ने ये लिख रखे हैं। किताबों वालों ने मुझे लगता है जाके बीकानेर पूछा होगा कि यार कौन कौन तुम्हारे कलाकार हैं। उन्होंने कहा क्या भाई लागे, एक तो फागू महाराज है, क्या भाई लागे, एक सुआ महाराज है। हर बात में हर आदमी को भाईला बोलेंगे। जिस आदमी से किसी बात करेंगे उसमें पहले वो अपना पहले लगाएंगे, क्या भाईला है, तो ये क्या भाईला, ठीक है, तो क्या भाईला है, तो फागू महाराज है, क्या भाईला है, कौन है? वो तो भले, बहुत सीधे, बहुत अच्छे लोग होते हैं पुष्कर नाम ब्राह्मण। और कल्चर पूरी तरीके से डिफरेंट। ये तो रम्मत वाला कल्चर उनका कि वो रम्मत का आयोजन करेंगे। फिर होली वाले दिन, होली से पहले तक ये रम्मत चलती रहेगी, होली वाले दिन होली खेलते हैं। उस समय इतने गंदे गाने गाते हैं कि कानों के पर्दे फट जाए, कोई साधारण आदमी तो सुन ले तो। और वो सारे बाप बेटन सब मिलके गा लेते हैं। तो हम जब पढ़ा करते बीकानेर में, तब वो कोई दोस्त हुए लोकल के और उनको पूछते कि यार बाकी तो ठीक है, होली पे इस प्रकार के गीत सब जगह गाए जाते हैं, गांव में भी गाते हैं, हमारे गांव में भी गाते होंगे, लेकिन गांव के बाहर जाके गाते हैं, यूं एकदम सरेआम थोड़े धाड़े नहीं गाते हैं। और तुम तो यार सरेआम गा रहे हो, तो गा रहे हो अंकल, और तुम साथ में गा लेते हो, ये कैसे? तो क्या भाईला रंग लागेड़ो की ना पता चला बाप कौन है बेटा कौन है। ये सही है तुम्हारे बात। अच्छा, होली वाले दिन एक फुटबॉल का मैच खेलते हैं। फुटबॉल में प्लेयर कितने हुए? 22, 11 इधर 11 इधर, 22 हो गए। 22 के 22 प्लेयर मास्क लगाएंगे, मुखोटे लगाएंगे, मतलब ना मुखोटे, दो अलग अलग मुखोटे। भाई किसी के मुखोटा लगाया हुआ है सोनिया गांधी, है ना, कोई बना हुआ है नरेंद्र मोदी, कोई बना हुआ है अशोक गहलोत, कोई बना हुआ सचिन पायलट, कोई बना हुआ विराट कोहली, कोई बना हुआ कैटरीना कैफ। मतलब जितने फेमस पर्सनालिटी उन सबके मुखोटे लगाए हुए और फुटबॉल मैच खेलेंगे। अगले दिन बीकानेर वाला अखबार की हेडलाइन बड़ी जोरदार होती है, कैटरीना कैफ ने बराक ओबामा को रोका। तो अपने लगता है कैटरीना कैफ बराक ओबामा कहां मिल गए, जा बस रोका। फिर पता चलता है कि कैटरीना कैफ है गोलकीपर। भाई जो बंदा गोलकीपर बना हुआ था उसने किसका मुखोटा लगा रखा था, और उधर सामने वाली तरफ से गोल लेके जा रहा था, उसके मुखोटा किसका था? बराक ओबामा। तो बराक ओबामा को किसने रोक दिया? कैटरीना। तो फगनिया फुटबॉल नाम ही क्या होता है उसका? फगनिया फुटबॉल। अच्छा, एक अपने वो करवाते हैं सामूहिक विवाह समारोह। क्या करवाते हैं? सामूहिक विवाह समारोह करवाते हैं, उसको बोलते हैं ओलंपिक। 101 जोड़ों की शादी, 151 जोड़ों की शादी, और नाम क्या उसका? तो मेरे को ना खेलों में शुरू से बहुत इंटरेस्ट आया करता था, सारे गेम में, कि भाई गेम के बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना, इस प्रकार की। अखबार नहीं आते गांव के अंदर, तो 10th तक अखबार कभी रेगुलर पढ़ाई नहीं था। कभी कभार कोई मिल गया तो अखबार पढ़ लिया, वरना अखबार नहीं पढ़ता। 11th में मैं जब बीकानेर पढ़ने के लिए आया तो वहां मुझे कि भाई यार डेली अखबार मिल सकता है अपने को, तो मैंने मकान मालिक को जाकर मुझे भाई डेली अखबार चाहिए, तो आप अपने अखबार वाले को बोलो कि मुझे अखबार देके जाए। तो उन्होंने कहा यार तो क्या करेगा नया मंगवा के, क्यों पैसे लगवाए, तू कितने बजे आता है स्कूल से वापस? 2 बजे तक आता हूं। तो 2 बजे तक हम तो हमारा पढ़ लेते हैं, तू तेरा ले जाके पढ़ लिया कर, हमारे वाला पढ़ लिया कर। तो मेरा डेली रूटीन था कि आते टाइम अखबार लेके आना, खाना खाने के बाद अखबार पढ़ना, बाद में दिन वाली नींद लेना। तो मैं खेल पेज पढ़ते, टाबरों को वो शौक ज्यादा होता, तो पहले उठाते सबसे पहले खेल पेज। एक दिन मैंने वो खेल पेज वगैरह पढ़ा, फिर आगे की तरफ आया तो जो बीकानेर वाला लोकल पेज आता था उसको पढ़ रहा था मैं, जो लोकल पेज पे लिखा हुआ था कि कल होगा बीकानेर में ओलंपिक। अब वो साल का 2004 में ओलंपिक हुआ था एथेंस। 2004 एथेंस ओलंपिक था, भारत एक ही मेडल जीता था, रजत, निशानेबाजी, राज्यवर्धन राठौड़, जो आपके जयपुर के एमपी, आजकल जयपुर ग्रामीण के। तो वो बड़ी खबर हुआ करती, और मैं गांव में भी था तो मुझे पता था कि यार ओलंपिक इस बार एथेंस में हुआ है, भारत एक ही मेडल जीता है, सिल्वर जीता है, और राज्यवर्धन राठौड़ ने निशानेबाजी के अंदर जीता है। अगला ओलंपिक 2008 में होगा, बीजिंग में होगा। ये पहले से न्यूज आ जाती, अब अपने को पक्का पता था 2008 में बीजिंग में होगा। और मैंने जैसे ही खबर पड़ी कि कल होगा बीकानेर में ओलंपिक, मेरे कलेजा धक रह गया। मगर यार अपने फालतू में खेल प्रेमी बने घूमते, और कल ओलंपिक हो रहा है अपने को पता ही नहीं, और बीकानेर में हो रहा है अपने को एकदम ही नहीं पता। और मैंने जल्दी से न्यूज बड़ी न्यूज में लिखा था कल पुष्करना ब्राह्मण समाज के 101 जोड़ों की शादी की जाएगी, जिसका नाम ओलंपिक दिया गया था। आज दिन तक भी हमेशा ओलंपिक ही होता, हर साल आएगा। इस बार ओलंपिक में 151 जोड़ों की शादी हो गई, इस बार को 200 जोड़ों की शादी हो गई। ये तो फागनिया फुटबॉल, और एक कौन सा, सारे महाराज की एक आदत, सारे पान खाएंगे, पूरे दिन मुंह में पान रहेगा उनके, तो बोलेंगे नहीं किसी से। स्वच्छ भारत अभियान का उनसे कोई लेना देना नहीं, वो अपना एक पीकदान रखा हुआ, सारे दिन उसमें थूकते रहते हैं। अब पढ़े लिखे थे, ब्राह्मण थे तो पढ़े लिखे थे शुरू से, तो लोकल बीकानेर की जितनी नौकरियां वो सारी पुष्करना ब्राह्मणों के पास थी। अब तो बाकी भी लगने लगे, बाकी इन्हीं के पास। जैसे हम कॉलेज में पढ़ते, तो कॉलेज में पढ़ते तो जो क्लरिकल लेवल वाला जो होता पूरा, वो सारे महाराज, सबके वो तिलक लगाए हुए 3-3 इधर
धारण किया, चोटी बढ़ाई भी पूरी एकदम, मुंह में पान खाया हुआ। वो कॉलेज वाली खिड़कियां होती, छोटी छोटी खिड़कियां जिनमें जाके बात करनी पड़ती है, तो उनके अंदर जाते और जाके जैसे मैंने जाका कि महाराज राजवीर नाम है, सेकंड ईयर की मार्कशीट चाहिए, तो महाराज कहते बोला जाता ही नहीं, मेरा रोल नंबर बता, तो मैंने रोल नंबर बताया कि 31 81 17, तो महाराज गए उठ के सेकंड ईयर वाली मार्कशीट में 81 81 31 17 देखा, यदि वो मार्कशीट मिल गई तब तो मेरे सामने मार्कशीट लेके आते, मेरे को देख तेरी है, मैं कहता हाँ, तो रजिस्टर मेरे सामने कर दे, साइन कर दे, मैं उधर साइन कर देता, मार्कशीट दे देते। यदि नहीं है तो कहते, तो वापस अपने पूछते महाराज कितना दिन, कब तक आ जाएगी मार्कशीट, तो वापस करे 5 दिन में आ जाएगी महाराज। हाँ चलो, वार्तालाप नहीं, केवल आप बोलते हो, सामने की तरफ से कोई भी बोलने की संभावना है। तो फिर दलीप सर किस्सा सुनाते, हमें पढ़ाते तब कि एक बार कोई एक बंदा और कोई पुष्करना ब्राह्मण थे, दुकान खोले बैठे थे, पान खा रखा था मुंह में, और उनके पास गए, उसको जाके उस बंदे ने कहा कि मुझे उस फलानी जगह जाना, रास्ता बताओ। अब तो गूगल आ गया, पहले रास्ते पूछ पूछ के जाते, तो महाराज ने उसको यूं बैठे बैठे समझाया कि मतलब यहां से चला जा, फिर कहा हाँ, आगे से इधर घूम जाना, हाँ चौराहा आएगा, गोल चक्कर आएगा, हाँ। अब यार ऐसा कैसे समझ में आए, तो बंदा थोड़ा आगे जाकर उसको लगा यार भूल गए, इधर था इधर था, तो वापस आया महाराज समझ में नहीं आया, बताओ। तो महाराज ने इस बार कागज लिया और कागज लेके पूरा समझाएगा, अपने यहाँ जाएगा, यहाँ पे ये गली इधर मुड़ेगी, इधर जाएगा, यहाँ पे कोई लाल बत्ती आएगी, यहाँ पे चौराहा आएगा, इधर से यहाँ जाएगा, यहाँ जाते वो जगह आ जाएगी। बंदा थोड़ा आगे कागज लेके गया, फिर भूल गया कि भाई एक गली छोड़ के जाना था, 2 गली छोड़ के जाना था। बंदा वापस आया महाराज के पास और कहा महाराज नहीं समझ में आ रहा, ढंग से बता दो। तो महाराज ने दुकान बंद की, पान नहीं गिराया जाएगा, मतलब तेरे रास्ते के लिए पान गिरा दूं मैं तेरे को छोड़ के जाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन पान मेरे मुंह के अंदर ही रहेगा वैसा। अगली रमत, अगला लोकनाट्य लिखो, 4 बेंत। पुष्करना ब्राह्मण मुझे हमेशा बहुत भले लगते हैं, क्या कहते सीधे लोग हैं एकदम। 4 बेंत मैंने यूनिटी नहीं देखी इनके जैसी अभी तक, मतलब वरना होता ही है कि किसी एक ही जाति के घर जब ज्यादा होते हैं तो लोग लड़ते हैं। गांव के अंदर हम देखते हैं एक ही कम्युनिटी के आपस में लड़ाइयां रहेगी, इनमें भयंकर वाली यूनिटी है। ये इंडियन आइडल कार्यक्रम आता आपका, तो इस इंडियन आइडल कार्यक्रम के अंदर पहले ये हुआ करता था कि 3 जज बैठेंगे, वो जज केवल ये बताएंगे आज अच्छा किसने गाया, अच्छा किसने गाया नहीं। बाद में डिसीजन कैसे होगा कि अगले राउंड में कौन जाएगा, अगले राउंड में कौन नहीं जाएगा, तो वोटिंग, जनता वोट करेगी, मोबाइल से वोट किए जाएंगे, और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो तो अगले राउंड में जाएगा, और जिसको ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे अगले राउंड में नहीं जाएगा। ये सीधा हुआ करता। पहला इंडियन आइडल हुआ 2005, उसके अंदर जीतने वाला था आपके अभिजीत सावंत, अभिजीत सावंत जीता, अब तो गुमनाम से हो गया, अभिजीत सावंत कहां गया। दूसरा इंडियन आइडल हो रहा था 2006 के अंदर, हमारे बीकानेर से, उसके अंदर हमारे कॉलेज सीनियर थे, वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे, संदीप आचार्य, हम तो स्कूल में उस टाइम, वो कॉलेज के अंदर थे, संदीप आचार्य उसमें पार्टिसिपेट करे। वो टॉप 16 जो होते हैं उनके अंदर संदीप का नंबर आ गया, टॉप 8 के अंदर नंबर आ गया। अब 8 में से दिल्ली एक को निकलना है, 7 6 5 4 3 2 1, 3 आपके ये सोनू निगम, फराह खान और अनु मलिक, ये तीनों है। 8 का जब राउंड हुआ, पूछा भाई आज सबसे बुरा किसने गाया, बाहर जाने की संभावना किसकी है, और इन्होंने कहा संदीप, आज बाहर जाने की संभावना किसकी रहेगी, संदीप की रहेगी। अब कहा भाई जज ने तो अपनी राय बता दी, अब जनता अपनी राय देगी, जिसको कम वोट मिलेंगे वो बाहर हो जाएगा। सबसे अधिक वोट थे संदीप के, तो संदीप टॉप 7 में, बाहर जाने का मतलब ही नहीं है। अब टॉप 7 ने जीत गया। अब वापस पूछा भाई आज बाहर जाने की संभावना किसकी है, उनका संदीप, वापस सबसे अधिक वोट संदीप के। पूरे उस राउंड में संदीप जीता था, सेकंड इंडियन आइडल का विनर ही संदीप आचार्य है। बदकिस्मती थी, उसके थोड़े दिन बाद उनके बीमार हो गए थे, बीमार हो गई, डेथ हो गई थी उनकी, बाकी वो जीता था उन्होंने। ये जज कोई पसंद नहीं करते, उसके बावजूद जनता के वोट मिलते। जनता कौन सी, बीकानेर। तो ये जितने पाटे हैं, इन सारे पाटों के ऊपर और मोबाइल रखे थे, वो आते नोकिया 1100 आते, जिनको क्या ज्यादा चलाते थे तो नीचे से बैटरी गर्म हो जाती, और वो रिचार्ज आते स्क्रैच वाले, वो रिचार्ज। तो हर पाटे के ऊपर मोबाइल रखा हुआ है, हर पाटे के ऊपर रुमाल रखे हुए, हर पाटे के ऊपर वो स्क्रैच वाले कूपन रखे हुए। कोई बंदा जाओ स्क्रैच करके वो कूपन से उसमें आप रिचार्ज करो, मोबाइल लगाओ नीचे, वरना तो गर्म हो जाएगा। और सारे दिन बैठे बैठे मैसेज किया करते। लास्ट राउंड में संदीप के सामने कारुण्य नाम का एक लड़का था हैदराबाद का, और बेचारा वाकई बहुत अच्छा गाया करता था, और हमारे यूं दिमाग हमेशा ये कहता कि यार ये कारुण्य जीतना चाहिए, कितना अच्छा गाता है लड़का, पर दिल अंदर से कहता कि ना यार संदीप अपना, यार बीकानेर का तो संदीप जीतना चाहिए। तो उस लास्ट राउंड में सबने कहा कारुण्य ने इतना अच्छा गाया, इंडियन आइडल कौन बनना चाहिए, तो कारुण्य बनना चाहिए। उस कारुण्य से 3 गुना या 4 गुना वोट ज्यादा थे संदीप के, कारुण्य आसपास ही नहीं लग रहा था, इतने वोट मिले संदीप को। तो सारे दिन बैठे बैठे मैसेज किया करते। मैं एक फिजिक्स के पेपर में फेल होता बताऊं संदीप वाले चक्कर में, कि वो जिस दिन वो होना था उस दिन हम रात को तो मैसेज कर रहे थे बैठे बैठे, पेपर दे लेंगे, पेपर अगली बार दे लेंगे, संदीप थोड़ी आएगा अगली बार। तो उसमें संदीप विनर रहता है बाद में। उसमें जो टॉप 8 थे, उन टॉप 8 में सबसे पहले जो बाहर निकलता है ना कैंडिडेट, वो नेहा कक्कड़ है। तो ये उस नेहा कक्कड़ उस इंडियन आइडल के अंदर थी, टॉप 8 में से, तो ये खूब रोई थी, और तो मुझे लगता है गुटकी सी है, रो रही है यूं। और अब यूं पता चलता है यार नेहा कक्कड़ तो उन सब के अंदर, वो उन 7 के, संदीप की डेथ हो गई बाद में, कारुण्य था, एक मुझे याद है हिमाचल प्रदेश का रितेश था, एक 2 बॉम्बे के लड़का लड़की था, एक साथ मयंक और मीनल नाम की एक लड़की थी, वो बहुत अच्छा गाया करते थे। उन सबका किसी का नाम नहीं है, और उनमें सबसे ज्यादा हिट हुई वो कौन हुई,
नेहा कक्कड़ भी। तो लाइन यह है, भगवान कब किसको क्या दे देता है इसका कुछ भी पता नहीं चलता। तो संदीप, अब उसमें क्या है, संदीप केवल जनता के वोटों से जीत गया, इसलिए बाद में इंडियन आइडल में रूल चेंज किया कि जज की राय भी माननी पड़ेगी और जज की राय के आधार पर भी आगे जाएंगे। इंडियन आइडल वालों को लगा वरना तो हर साल बीकानेर का कोई ना कोई पुष्कर जीतेगा। भले वो कहते कि संदीप ने पूरा गया, संदीप तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम बाहर जाओगे? संदीप नहीं, हमारी फौज लगी हुई है पाटों में बैठ के, हम बाहर नहीं जा सकते सर आपसे। तो भाई पुष्कर नाम काम जोरदार। चार बेंत अफगानिस्तान का लोकनाट्य। कहां का लोकनाट्य? देखो, यह मूल रूप से अफगानिस्तान का लोकनाट्य है। ओरिजिनली दिस फोक थिएटर बिलोंग्स टू अफगानिस्तान। यह मूल रूप से अफगानिस्तान का लोकनाट्य है। ओरिजिनली दिस फोक थिएटर बिलोंग्स टू अफगानिस्तान। यह मूल रूप से अफगानिस्तान का लोकनाट्य है। ओरिजिनली दिस फोक थिएटर बिलोंग्स टू अफगानिस्तान। यह मूल रूप से अफगानिस्तान का लोकनाट्य। अफगानिस्तान की भाषा है पश्तो। कौन सी भाषा है? तो ये कौन सी भाषा में प्रस्तुत किया जाता था पहले? पश्तो। लिखो, यह पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। इट वॉज प्रेजेंटेड इन पश्तो लैंग्वेज। यह पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। इट वॉज प्रेजेंटेड इन पश्तो लैंग्वेज। अपने ये राजस्थान में लोकप्रिय हुआ टोंक। कहां पे लोकप्रिय हुआ? टोंक में एक नवाब साहब थे, उनके टाइम में लोकप्रिय। नवाब साहब का नाम था फैजुल्ला खान। क्या नाम था? लिखो, नवाब फैजुल्ला खान के समय, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ नवाब फैजुल्ला खान, नवाब फैजुल्ला खान के समय, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ नवाब फैजुल्ला खान, नवाब फैजुल्ला खान के समय, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ नवाब फैजुल्ला खान, यह टोंक में लोकप्रिय हुआ। इट बिकम पॉपुलर इन टोंक। इट बिकम पॉपुलर इन टोंक। यह टोंक में लोकप्रिय हुआ। कहां पर लोकप्रिय हुआ? टोंक। अब पहले तो ये पश्तो भाषा के अंदर था, फिर पश्तो समझ में नहीं आया भाई, तो बाद में दो बंदे आए। एक बंदे का नाम था खलीफा करीम खान। क्या नाम था? और एक बंदे का नाम था करीम खान निहंग। क्या नाम बंदे का? करीम खान निहंग। इन दोनों ने इसको स्थानीय भाषा में लोकप्रिय किया था। लिखो, खलीफा करीम खान तथा करीम खान निहंग ने, खलीफा करीम खान एंड करीम खान निहंग, खलीफा करीम खान तथा करीम खान निहंग ने, खलीफा करीम खान एंड करीम खान निहंग ने इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। प्रेजेंटेड इट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। प्रेजेंटेड इट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। प्रेजेंटेड इट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। कौन सी भाषा में प्रस्तुत किया? स्थानीय। बड़े बड़े से लोकनाट्य यही है भाई। एक मुख्य वाद्य यंत्र लिख लो इसमें, डफ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से डफ। एक मूवी देखी आपने, अमर अकबर एंथनी? उसमें गाना है पर्दा है पर्दा पर्दे में रहने दो, है ना? उस गाने में कभी आप दोबारा देखना, उसमें एक बंदा बीच में डफ लेके कूदता है, बीच में डांस करता है, बैठ जाता है, उठ जाता है। वो जो डांस करने की स्टाइल है वो स्टाइल चार बेंत है। चार बेंत के अंदर इसी प्रकार से डांस किया जाता है। अगला लोकनाट्य लिखो, रामलीला। अब रामलीला तो आप जानते हो, राजस्थान क्यों भाई, सब जगह की जाती है, पूरा उत्तर भारत के, दक्षिण भारत में भी होती है, इंडोनेशिया तक में रामलीला होती है। रामलीला शुरू करने वाले बंदे थे तुलसीदास जी महाराज। प्रवर्तक कौन थे? लिख लो, प्रवर्तक तुलसीदास जी। तुलसीदास जी तो याद आ गए, रामचरितमानस जिन्होंने रचा था वो तुलसीदास जी, वो शुरू करके गए। भाई राम जी के भक्त थे तो उन्होंने रामलीला शुरू की। अपने तो ये रामलीला आप जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अपने तो कहां कहां रामलीला अच्छी होती है, लिखो मुख्य के अंदर। सुनो देखो, बिसाऊ झुंझुनू में एक जगह पड़ती है। बिसाऊ कहां पड़ता है? झुंझुनू में एक जगह पड़ती है। और बिसाऊ के अंदर जो रामलीला होती है वो साइलेंट रामलीला है। कैसी रामलीला है? मूक रामलीला। उसके अंदर बोलते नहीं, इशारों इशारों में सब कुछ आऊ। तो लिख लो आगे, मूक रामलीला, साइलेंट रामलीला। मूक रामलीला, साइलेंट रामलीला। कहां होती है? बिसाऊ। बिसाऊ कहां पड़ता है? झुंझुनू। अगला सेंटर कौन सा है? अटरू पड़ता है बारां में।
अटरू कहां पड़ता है? आप देखो कभी रामलीला देखो तो रामलीला में एक वर्णन है, या वैसे रामलीला के बारे में सुना हो राम जी के बारे में कि भगवान राम जब मां सीता से शादी करने के लिए जाते हैं तो राजा जनक कहते हैं भाई धनुष है, इस धनुष को जो कोई तोड़ देगा उसकी शादी किसके साथ करेंगे? और खूब सारे लोग आए हुए होते हैं, किसी से भी धनुष टूटता नहीं है। राम जी धनुष को तोड़ते हैं तो राम जी के साथ सीता की क्या हो जाती है? शादी। अटरू के अंदर धनुष को राम जी नहीं तोड़ते, जनता तोड़ती है। उस दिन जनता को मौका दिया जाता है कि लो आओ भाई इस धनुष को तोड़ दो। कोई पूछेगा कि रामलीला में धनुष को जनता द्वारा तोड़ा जाता है, वह जगह कौन सी है? लिखो, धनुष को जनता द्वारा तोड़ा जाता है, धनुष को जनता द्वारा तोड़ा जाता है। पीपल ब्रेक बो, धनुष को जनता द्वारा तोड़ा जाता है। पीपल ब्रेक बो अटरू में कहां पे? पाटुंदा कोटा के अंदर एक जगह पड़ती है, बस याद रखना कि पाटुंदा में रामलीला होती है, मुख्य केंद्र है उसका। भरतपुर में भगवान जाने किताब वाले ऐसा क्यों लिखते हैं, मैंने कभी किसी से सुना नहीं कि भरतपुर में एक रामलीला होती है, उसका नाम है वेंकटेश रामलीला। मैंने कहीं पढ़ा कि इसका नाम वेंकटेश क्यों पढ़ा कि किसी टाइम एक मंदिर था वेंकटेश, उसके सामने करते थे इसलिए वेंकटेश रामलीला। ये केवल ऐसा किताबों का है, आरपीसी वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी भरतपुर के कौन कौन होता है ऐसा कुछ नहीं होता? कोई नहीं, तो आरपीसी में होता है, लिख लो आगे वेंकटेश रामलीला। वेंकटेश रामलीला, वहां कोई वेंकटेश मंदिर है? नहीं है, कोई नहीं, तो भी लिखो। तो मैंने खुद नहीं कहा कि ऐसा कुछ ही नहीं होता। इसके बाद लिखो रासलीला। भाई राम जी से संबंधित हो जाएगी रामलीला, भगवान कृष्ण से संबंधित है वो क्या होगी आपकी? रास। रास। और ये शुरू करने वाले थे वल्लभाचार्य। किसने शुरू की? वल्लभाचार्य। लिख लो, प्रवर्तक वल्लभाचार्य। प्रवर्तक कौन है इसके? वल्लभाचार्य। किसके? रासलीला। वही मुख्य के अंदर लिखो। ये तो अपने जयपुर में जगह पड़ती है फुलेरा, और एक भरतपुर में कामा। कामा तो वैसे भगवान कृष्ण के मंदिर है वहां पे ज्यादा। फुलेरा जयपुर और कामा भरतपुर। देख लिया, मुख्य कलाकार लिख लो इसके, शिवलाल कुमावत। ठीक है, आगे लिखो गौर लीला। गौर नृत्य किसका पढ़ा था हमने? कौन सी जनजाति का पढ़ा था? ग्रास्य। आबू क्षेत्र की ग्रास्य जनजाति द्वारा गौर नृत्य किया जाता है। एग्जैक्टली सेम। आबू क्षेत्र की ग्रास्य जनजाति द्वारा गौर लोकनाट्य किया जाता है। लिख लो, गौर लीला लोकनाट्य होता। आबू क्षेत्र में ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाता है। इन आबू रीजन पीपल ऑफ ग्रास्य ट्राइब परफॉर्म इट। आबू क्षेत्र में ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाता है। इन आबू रीजन पीपल ऑफ ग्रास्य ट्राइब परफॉर्म इट। आबू क्षेत्र में ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाता है। सुनना देखो, वहां गणगौर के टाइम होता है बेसिकली, तो ना गौर से नाम से पता चलता है। गणगौर कब आती है अपने? वैशाख शुक्ल तृतीया को। ये तृतीया से शुरू कर लेते हैं, सॉरी चैत्र शुक्ल तृतीया को। पर ये पता नहीं क्यों वैशाख शुक्ल तृतीया त्रयोदशी को एक अपनी गणगौर और मनाते हैं, उसको ये बोलते हैं बखियोर की गणगौर। क्या बोलते हैं? तो कोई याद रखना कि ये इनका मुख्य नाटक है कि बखियोर की गणगौर कब मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? लिख लो, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को, ऑन 13th ब्राइट डे ऑफ वैशाख। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को, ऑन 13th ब्राइट डे ऑफ वैशाख। बखियोर की गणगौर का आयोजन किया जाता है। बखियोर की गणगौर इज परफॉर्म्ड। बखियोर की गणगौर का आयोजन किया जाता है। बखियोर की गणगौर इज परफॉर्म्ड। बखियोर की गणगौर का आयोजन किया जाता है। बखियोर की गणगौर इज परफॉर्म्ड। ठीक है, तो रामलीला तो किसकी होगी आपके? राम जी की। रासलीला किसकी होगी? कृष्ण भगवान की। गौर लीला किसकी होगी? गणगौर की। दो और लिखते हैं, देखो, एक लिखो सनकादिक लीला। सारे देव देवता इसमें, भैरू जी महाराज, माता जी महाराज, गणेश जी महाराज, हिरण्यकश्यप, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, भगवान के जीते अवतार लेने, वो सारे के सारे कौन सी लीला में आ जाते हैं? सनकादिक। उन सबके नाटक मुख्य के अंदर लिखो। चित्तौड़गढ़ वाली वो जगह, ये तो गोसुंडा,
और एक बस्सी, दोनों चित्तौड़ में। गोसुंडा के अंदर ये किया जाता है असोज में, असोज मतलब आश्विन, और बस्सी में किया जाता है कार्तिक। तो मुख्य के अंदर गोसुंडा, गोसुंडा में तो कब होती है? आश्विन महीने में। बस्सी में कब होती है? कार्तिक महीने में। ठीक है, एक बात, एक लास्ट और लिख लो, देखो रासधारी, रासधारी यह लोकनाट्य भी मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। दिस फोक थिएटर इज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन मेवाड़ एरिया। यह लोकनाट्य भी मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। दिस फोक थिएटर इज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन मेवाड़ एरिया। यह लोकनाट्य भी मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। दिस फोक थिएटर इज ऑल्सो परफॉर्म्ड इन मेवाड़ एरिया। रासधारी नाम से तो वही भगवान कृष्ण वाला है। शुरू शुरू में तो भगवान कृष्ण के नाटक ही थे, लेकिन अब इसमें सारे नाटक ही किए जाते हैं। देखो प्रारंभ में इनिशियली भगवान कृष्ण से संबंधित नाटकों का मंचन किया जाता था। थिएटर्स रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा आर परफॉर्म्ड। भगवान कृष्ण से संबंधित नाटकों का आयोजन किया जाता था। थिएटर्स या ड्रामाज रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा आर परफॉर्म्ड। लेकिन बाद में बट लेटर ऑन, अन्य कहानियों का भी आयोजन किया जाने लगा। अदर स्टोरीज आर ऑल्सो परफॉर्म्ड। अन्य कहानियों का भी आयोजन किया जाने लगा। अदर स्टोरीज आर ऑल्सो परफॉर्म्ड। अन्य कहानियों का भी आयोजन किया जाने लगा। मुख्य कलाकार लिख लो, मोतीराम जी। मुख्य कलाकार कौन हो गए? ये भाई आपके लोकनाट्य हो गए। तो लोक गीत पढ़ लिया हमने, लोक नृत्य पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया? लोक। लिखो राजस्थान की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। नया हेडिंग डालो। राजस्थान की जनजातियां। क्या क्या पढ़ लिया हमने? त्योहार पढ़ लिए, मेले पढ़ लिए, देवी देवता संत पढ़ लिए, गीत नृत्य नाट्य पढ़ लिए। अब क्या लिख रहे हैं अपने? और बताऊं तो जनजातियां कल्चर का टॉपिक नहीं है, जनजातियां ज्योग्राफी का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? पर पता नहीं उन्होंने ज्योग्राफी में क्यों डाल दिया, बात सारी कल्चर की है। तो अपने को लगता है कि यार जो उस ज्योग्राफी में पढ़ने की अपेक्षा इसको कहां पढ़ लिया जाए? कल्चर। और प्री में तो ये डाल रखा है ज्योग्राफी में, मेंस में दो जगह डाल रखा है। ये मेंस के अंदर ज्योग्राफी में भी डाल रखा है और सोशियोलॉजी में। कहां पे डाल रखा है? ज्योग्राफी में और सोशियोलॉजी में। पढ़ेंगे इसको, हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको, कल्चर में हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो अलग अलग जनजातियों का अलग अलग कल्चर है, वो कल्चर पढ़ते हैं। पहली जनजाति लिखो, कंजर। पहली जनजाति कौन सी? कंजर। अच्छा, जनजातियां हमने उनको कहा था जो जंगलों में रहते थे, जिनका समाज की मुख्य धारा के साथ कोई भी लेना देना नहीं था, जो मुख्य थे कहां पर डिपेंड करते थे? जंगलों में। उनको हमने क्या नाम दिया? जनजातियां। उनमें एक जनजाति कौन सी है? ऐसा कहते हैं कि ये कंजर नहीं है, ये शब्द है काननचार। क्या शब्द है? काननचार। और काननचार 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 करते करते धीरे धीरे क्या बन गया? कंजर शब्द। कानन का मतलब होता है जंगल। कानन का मतलब क्या था? चार का मतलब होता है रहने वाला, जो जंगल में विचरण करता है उसको क्या बोलते थे? और काननचार 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 करते करते क्या आ गया नाम? लिखो, कंजर शब्द काननचार से बना है। वर्ड कंजर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम काननचार। कंजर शब्द काननचार से बना है। वर्ड कंजर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम काननचार। ओरिजिनेटेड फ्रॉम काननचार, जिसका अर्थ होता है जंगल में रहने वाला, विच मीन्स हु लिव्स इन जंगल। जिसका अर्थ होता है जंगल में रहने वाला, विच मीन्स हु लिव्स इन जंगल। जिसका अर्थ होता है जंगल में रहने वाला। मान लिया कि जंगल में रहते हैं, पर जंगल में भी कहां, कौन से इलाके के अंदर रहते हैं? तो कंजरों की ज्यादातर जो जनसंख्या वो अपने हाड़ौती क्षेत्र में रहती है। कहां रहती है? लिख लो, मुख्य क्षेत्र बराबर हाड़ौती, मेन एरिया। प्रोमिनेंट रीजन कौन सा इनका? कौन से इलाके में लोग ज्यादा रहते हैं? तो कौन से इलाके में रहते हैं? हाड़ौती। हाड़ौती मतलब कोटा, बूंदी, झालावाड़। मुख्यतः कौन से क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं? अच्छा, कंजर ऐसा मानते हैं कि भगवान ने सब लोगों के अलग अलग काम बनाए। आपका काम अधिकारी बनना है, मेरा काम मास्टरी करना है, किसी का काम गाड़ियों की दुकान खोलना है, किसी का काम सब्जी बेचना है, किसी का काम कोई छोटा मोटा, जो कोई कारीगर है, हाथ का काम करता है कारीगर है, कोई लोहे का करता है, कोई लकड़ी करता है। कंजर कहते हैं भगवान ने हमारा काम भी दिया और भगवान ने कहा कि तुम अपराध करोगे।
क्या करोगे? लिखो मुख्य व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। मुख्य व्यवसाय बराबर लिखो अपराध करना, टू मेक क्राइम, अपराध करना, टू मेक क्राइम। मैंने प्रोफेशन क्या इनका, ऑक्यूपेशन क्या, मुख्य व्यवसाय क्या है, अपराध। अच्छा, जैसे मान लो अपने पापा दुकान करते हैं तो उनका व्यवसाय क्या हो गया, दुकान करना। तो पापा सुबह सुबह जाते हैं अगरबत्ती करें, अगरबत्ती करें कि भाई हाँ भाई आज के दिन बोनी वगैरह ठीक हो जाए, महाराज लक्ष्मी जी एकदम सही करना हमारे। अपने पढ़ाई करते हैं तो अपने मां सरस्वती की पूजा करते हैं डेली, नहीं तो कम से कम कभी कभार तो मां सरस्वती याद आती, देवी देवता याद आते हैं। पेपर देने जाए उस दिन तो पक्का याद आता, पेपर के आसपास याद आने लग जाते हैं। कंजर भी ऐसा करते हैं, जब भी अपराध करने जाएंगे उससे पहले भगवान से आशीर्वाद लेंगे। अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से क्या लेते हैं, आशीर्वाद। और उस आशीर्वाद को बोलते हैं पाती मांगना। क्या बोलते हैं? मुझे लगता है पाती नहीं पांति मांग रहे होते हैं कि भगवान पांति दे, हमारे पांति में जो आता है वो हिस्से का हमारे दे। लिखो अपराध करने से पहले, बिफोर कमिट क्राइम, अपराध करने से पहले बिफोर कमिट क्राइम देवताओं से आशीर्वाद मांगते हैं। दे टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम डेटीज, देवताओं से आशीर्वाद मांगते हैं। दे टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम डेटीज, जिसे पति मांगना कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज पति मांगना, जिसे पति मांगना कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज पति मांगना। कौन कौन से देवता जो इनको पांति देते हैं वो भी बता रहे, पता लगे अपराध कौन कौन से देवता कर रहे हैं। देखो मुख्य देवता जोगणिया माता, ये कंजरों की कुलदेवी है। भीलवाड़ा में मंदिर आगे लिख लेना, कंजरों की कुलदेवी। चौथ माता, चौथ माता हमने पढ़ा था ना, चौथ का बरवाड़ा संकट हरण माता, जब सबके संकट हरती है कंजरों के भी रहेगी। एक बूंदी में एक माता जी रक्त दंजी माता, ये तो नाम से लगता है कि अपराध करवाते ही होंगे। और एक पता नहीं बालाजी के चक्कर में कैसे आगे, पर हनुमान जी भी है भाई। तो हनुमान जी तो खुद भी थोड़े बदमाश टाइप के हुए, लंका में आग लगा दी यार पूरी में। तो जोगड़िया माता क्या, कंजरों की कुलदेवी। भीलवाड़ा में मंदिर है इनका, कंजरों की कुलदेवी है, क्लाइन डेटी ऑफ कंजर्स। चौथ माता अपनी पड़ी भी, संकट हरण माता जी है, सबके संकट हरती है। रक्त दंजी माता बूंदी में, और बालाजी महाराज हनुमान जी। अच्छा, जोगणिया माता के तो इनके बड़े चमत्कार है, बड़े जोरदार। कहते हैं कि भाई किसी कंजर को हथकड़ी लगा के और पुलिस लेके जा रही थी, और जैसे ही मंदिर आया पास के अंदर तो कंजर ने कहा कि मैं एक बार जोगणिया माता के हाथ जोड़ लूं, तो पुलिस वालों ने कहा ठीक है, हथकड़ी लगी हुई, पुलिस वालों ने कहा आगे जाके हाथ जोड़ ले। और जैसे जोगणिया माता के मंदिर जाके उसने हाथ जोड़े, हथकड़ी टूट गई, कंजर भाग गया। और आज भी जोगणिया माता के मंदिर में खूब सारी हथकड़ियां रखी हुई है, और वहां बताते हैं वो कि साहब फलाने फलाने कंजर यहां से भागे हैं। तो सीधा कंजरों को भगवाने में कौन सी माता जी योगदान दे रही है? जोगणिया माता दे रही। अच्छा, कंजरों की है कि घर जब भी बनाएंगे तो घर में पीछे की तरफ खिड़की रखना जरूरी है। क्या होता कब जरूरत पड़ जाए आपको, लिखो लिखो कंजरों के घरों में, इन हाउस ऑफ कंजर्स, कंजरों के घरों में इन हाउस ऑफ कंजर्स पीछे की तरफ खिड़की रखना अनिवार्य होता है। देयर इज मैंडेटरी बैक साइड विंडो, पीछे की तरफ खिड़की रखना अनिवार्य होता है। देयर इज मैंडेटरी बैक साइड विंडो। पुलिस यदि आए तो भाई अपराध करोगे तो पुलिस तो आएगी पक्का, पुलिस आए तो अपने फरार हो जाओ भाई इधर से। क्या रखना अनिवार्य होता है? अच्छा, जनजातियां यही है, जनजातियों का मतलब ये जिनकी कल्चर दूसरे लोगों से नहीं मिलती। इनमें देख लो कौन सी कल्चर आपसे मिल रही है, सब अलग अलग चीजें। एक कोई देवता है इनके हाकम राजा, कौन से देवता है? और के हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कंजर झूठ नहीं बोलते। आपको यदि कोर्ट में लेके जाते हैं, आपके सामने रखते हैं गीता है कि भाई गीता पे हाथ रख के मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। इनको क्या पिलाना पड़ता है? हाकम राजा का प्याला। और हाकम राजा का प्याला वही चीज है जो आप सोच रहे हो। और मुझे लगता है हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कोई आदमी झूठ नहीं बोलता। हाकम राजा का प्याला वो चीज है जो सब आदमियों से क्या उगलवा लेता है, सच। लिखो हाकम राजा का प्याला पीने के बाद, आफ्टर टेकिंग हाकम राजा का प्याला, हाकम राजा का प्याला पीने के बाद, आफ्टर टेकिंग हाकम राजा का प्याला, कंजर झूठ नहीं बोलते हैं। कंजर्स डोंट लाई, कंजर झूठ नहीं बोलते हैं। डोंट लाई, कंजर्स डोंट लाई, कंजर झूठ नहीं बोलते हैं। और इससे तो थोड़ी यूं ज्यादा ही प्यार है, दारू से तो वैसे भी। आदमी मर रहा होता ना, क्या आदमी मरने वाला है तो अपने गंगा जल की बूंद डालते हैं, है ना भाई, गंगा जल मुंह के अंदर हो और उस टाइम आदमी मरे तो स्वर्ग मिलेगा। इधर वही है, लिखो मरणासन व्यक्ति की मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है। मरणासन, मरणासन समझ गए, मरने वाला। मरणासन व्यक्ति की मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है।
बूंदे डालने को क्या कहोगे अंग्रेजी वालों? हाँ, ड्रॉप्स ऑफ लिकर। फिर डालने को क्या कहते हैं और बताओ? देखे, ये तो बूंदे हुई अभी तो। और लिखो तो, ड्रॉप्स ऑफ लिकर आर पोर्ड इन माउथ ऑफ डाइंग पर्सन। मरणासन व्यक्ति की मुंह में शराब की बूंदे डाली जाती है। ड्रॉप्स ऑफ लिकर आर पोर्ड इन माउथ ऑफ डाइंग पर्सन। है, औरतों के भी समानता ऐसा है, सब बराबर है। मरणासन व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डाली जाती है। और दारू जब इतना यूं भला लगता है दारू, फिर दारू सीधा सीधा तो पिया नहीं जाए, साथ में कुछ ना कुछ तो और चाहिए आपको। तो मोर का मांस खाते हैं। किसका मांस खाते हैं? का खाएंगे तब राष्ट्रीय पक्षी खुद ही खाएंगे डायरेक्ट। देखो, मोर का मांस खाते हैं। मोर के मांस को क्या कहते हैं? मीट ऑफ पीकॉक। फिर लिखो तो, दे ईट पीकॉक मीट। लिखो, राइम मैं बना दूंगा आपके। लिखो, मोर का मांस खाते हैं। फ्लैश, पक्का मोर का मांस होता है। देख लो, मांस, मांस को तो मीट भी कहते हैं। मीट अलग होता है क्यों? मीट क्या होता है? मीट किसको कहते हैं? केवल बकरे वाला मीट होता है, बाकी वाला नहीं होता है, बाकी फ्लैश होता है। लिख लो, दे चिकन होता है। राम 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 राम, हे भगवान, उल्टी हो जाएगी मेरे। सन्यासी आदमी सामने ऐसी बातें करते हो तुम। लिख लो जो बता, जो होता है वो लिख लो रे, जो खाते हैं वो लिख लेना। इनका जो मुखिया होता है उस मुखिया को बोलते हैं पटेल। मुखिया क्या बोलते हैं? लिख लो, मुखिया बराबर पटेल। हेड या चीफ? हेड या चीफ जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पटेल। तो ये जनजाति कौन सी होगी आपके?